नमस्कार दोस्तों, हैंड वेविंग आपका स्वागत है माई नॉवल रूम में वन। यहाँ आपको मिलेगी फैंटेसी, मार्शल आर्ट्स, सिस्टम और ड्रैगन से भरी रोमांचक कहानियाँ। ड्रैगन। अगर आपको कहानियाँ पढ़ना और सुनना पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, चेक मार्क और बेल आइकन बेल दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की अद्भुत यात्रा। रॉकेट। जरा का शहर कई पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ था, जिससे शहर पर आक्रमण करना बहुत मुश्किल था। इस्तारिन साम्राज्य के इतिहास में कोई भी आक्रमणकारी इस शहर पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया। सभी पर्वत श्रृंखलाएं हरे भरे पेड़ों से ढकी हुई थीं। 10 किलोमीटर दूर पहाड़ की गहराई में मानव और उनके साथी सेनापति हमला करने की तैयारी कर रहे थे। सब लोग, मैं चाहता हूं कि आप सब अपना मन इस कलाकृति में डालें। ये कलाकृति दरअसल सफेद सोने से बना एक चौथा सितारा कंगन था, जिसकी सतह पर रहस्यमयी रून बने हुए थे। समर राज को यह चौथा सितारा कलाकृति खजाने में धूल जमा करती हुई मिली। ये जानना जरूरी था कि हर कोई सिर्फ पैसों से चौथे सितारा वाली कलाकृतियां हासिल नहीं कर सकता। इस दुनिया में सबसे निचले स्तर की कलाकृतियां भी बेहद कीमती होती हैं। तीसरे सितारे से ऊपर की कलाकृतियां राष्ट्रीय धरोहर मानी जाती थीं। दूसरे या तीसरे स्तर के राज्यों के लिए तीसरे सितारे वाली कलाकृतियां किसी भी चीज से कहीं ज्यादा कीमती होती थीं। जुलक्स और नेपोका दोनों राज्य अगर यह जान लेते कि उनके जैसे पहले स्तर के राज्य के पास राष्ट्रीय स्तर का खजाना है, तो वे इस्तारिन साम्राज्य पर युद्ध की घोषणा करने से नहीं हिचकिचाते। महाराज, यह क्या है? जोश ने सफेद कंगन को देखते हुए असमंजस में अपना सिर खुजलाया। कंगन उसके आकार के हिसाब से बहुत छोटा था। सभी कंगनों में जोश ही अकेला ऐसा था जो किसी जानवर जैसा दिख रहा था। बेवकूफ, यह एक कलाकृति है। क्या तुमने कभी कोई कलाकृति नहीं देखी? डार्क एल्फ, स्कॉट ने झुंझलाकर जवाब दिया। ये कहकर घमंडी डार्क एल्फ ने कलाकृति ले ली और अपना सारा मैना ब्रेसलेट में डालना शुरू कर दिया। डार्क एल्फ होने के नाते स्कॉट के पास अर्निका के बाद दूसरा सबसे ज्यादा मैना था। स्कॉट द्वारा उसे बेवकूफ कहे जाने पर जोश को जरा भी बुरा नहीं लगा। जोश खुद भी जानता था कि उसकी खासियत चालाकी नहीं थी। वह कलाकृति एक तहखाने में मिली थी। किसी वजह से मेरे दत्तक पिता ने उसे इस्तेमाल न करने का फैसला किया और उसे खजाने में रख दिया ताकि वह धूल जमा कर सके। आखिरी बात कहते हुए मानव का दिल पसीज गया। कोई चौथे सितारे वाली कलाकृति को यूं ही कैसे फेंक सकता है और उसका इस्तेमाल न करे? महाराज, क्या आप बता सकते हैं कि यह किस श्रेणी की कलाकृति है? हेनरी, जो अपने 7 जनरलों में सबसे शांत और ठंडा था, ने पूछा। यह एक चौथे सितारा कलाकृति है। अंडरस्को 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 अंडरस्को। ये क्या देख रहा है? ये तो चौथे सितारे की कलाकृति है, चाहे तुम मानो या ना मानो। मानव की भी यही प्रतिक्रिया थी जब समर राज ने उसे वह कलाकृति दी। कलाकृति मिलने के बाद उसने समर राज से खजाने में मौजूद सारा सामान दोबारा जांचवाया। पता चला कि खजाने में कुछ बेकार पुराने कवच और पुराने झंडों के अलावा और कुछ नहीं बचा था। कंगन धूल से ढका हुआ था। किसी ने उसे यह सोचकर नहीं उठाया कि यह भी उन्हीं बेकार चीजों में से एक है। इस छोटी सी घटना के बाद सभी ने अपना सारा मन कंगन में डाल दिया। यहाँ सभी को इस चौथे तारे की कलाकृति का मूल्य पता था। मानव के बिना भी सभी जानते थे कि उन्हें किसी और आत्मा को इसके बारे में नहीं बताना चाहिए। वैसे महाराज, क्या आप हमें इस कंगन के काम के बारे में बता सकते हैं? एलेनोर ने बहुत उत्सुकता से पूछा। इस कलाकृति का मुख्य कार्य यह है कि यह मुझे उड़ने की क्षमता दे सकती है। ये कहते हुए मानव ने कंगन को अपने दाहिने हाथ पर पहन लिया, क्योंकि सिस्टम ने कंगन के कार्यों को दिखाया। पवन परी का कंगन, निम्न श्रेणी की चौथी सितारा कलाकृति। विवरण: ये कलाकृति अपने शुरुआती दिनों में 5वें तारे वाली कलाकृति हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ इस कलाकृति ने धीरे धीरे अपने अन्य कार्यों को खो दिया और यह चौथे तारे वाली कलाकृति बन गई। इस कलाकृति का निर्माण पवन परी ने किया था और बाद में इसे एक इंसान को उपहार के रूप में दे दिया गया था। कहा जाता है कि युद्ध में 7वें मालिक की मृत्यु के बाद ये कलाकृति खो गई थी। पवन परी का कंगन उपयोगकर्ता को पवन क्षमताएं प्रदान करता है। फंक्शन 1: यह आर्टिफैक्ट उपयोगकर्ता को उड़ान भरने के लिए वायु प्रकृति का उपयोग करता है। उपयोगकर्ता की उड़ान की अधिकतम गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस आर्टिफैक्ट को सक्रिय करने में 50 जोड़ मान की खपत होगी, जबकि उपयोगकर्ता की गति के अनुसार ये प्रति सेकंड 15 जोड़ से 30 जोड़ मान की खपत करेगा। फंक्शन 2: यह आर्टिफैक्ट 1000 जोड़ तक मान संग्रहित कर सकता है। संग्रहित मान का उपयोग केवल फंक्शन 1 को सक्रिय करने के लिए किया जा सकता है। फंक्शन 3: जब यह आर्टिफैक्ट पहना जाता है तो उपयोगकर्ता निष्क्रिय रूप से
100 जोड़ चपलता प्राप्त करेगा। फंक्शन 4 सभी प्रकार की पवन आधारित आक्रमण शक्ति 25% बढ़ जाती है। पवन जादू का उपयोग करके क्रिटिकल हिट लगाने की संभावना 15% बढ़ जाती है। चौथे तारा कलाकृति कहलाने लायक। मुझे आश्चर्य है कि एक उच्च श्रेणी के चौथे तारा कलाकृति के क्या कार्य होते हैं। तीसरे तारा या उससे ऊपर के तारों की सभी कलाकृतियों, हथियारों और औषधियों के 3 ग्रेड होते हैं: निम्न, मध्यम और उच्च। मानव अपनी फुर्ती में इजाफा महसूस कर सकता था। उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा हल्का लग रहा था। उसे अपनी प्रतिक्रिया की गति में भी काफी इजाफा महसूस हो रहा था। कुछ सोचने के बाद मानव ने अपने सारे मुफ्त आंकड़े अपने मन में लगाने का फैसला किया। अगर मैं चाहता हूं कि यह हमला घातक हो तो मुझे जितना हो सके उतना मन इस्तेमाल करना होगा। मान 96-118। मानव ने फिर सबकी तरफ देखा और सिर हिलाया। गहरी सांस लेते हुए उसने साफ आसमान की ओर देखा। जैसे ही उसने उड़ने के बारे में सोचा, मानो वह कलाकृति उसकी भावनाओं को समझ गई हो, उसकी पीठ पर पंखों का एक अदृश्य जोड़ा प्रकट हो गया। इससे पहले कि मानव समझ पाता कि क्या हो रहा है, पूरी तरह से वायु तत्व से बने अदृश्य पंख मानव को आकाश में ऊपर ले जाने लगे। कुछ सेकंड के लिए मानव बहुत डरा हुआ था, लेकिन 10 सेकंड बाद मानव सहज हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उस कलाकृति ने उसे वायु तत्व से बने उन अदृश्य पंखों का इस्तेमाल करना सिखा दिया हो, या शायद इसका मानव के ड्रैगन होने से कुछ लेना देना है। एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद मानव ने 2 सितारा लांस निकाला। कल सभी 15 2 सितारा हथियारों की जांच करने के बाद मानव ने इस घातक हमले को अंजाम देने के लिए 2 सितारा लांस का इस्तेमाल करने का फैसला किया। विचार यह है कि एक ही वार से सबको खत्म कर दिया जाए। अपनी लाल लौ को जोड़कर और इस दुनिया के गुरुत्वाकर्षण बल को लगातार भाले की गति बढ़ाकर, जब तक भाला जमीन तक पहुंचेगा तब तक एक बड़ा विस्फोट हो जाना चाहिए। इस वार को और भी शक्तिशाली बनाने के लिए मानव गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करना चाहता था। कोई वस्तु जितनी ऊपर जाती है उतनी ही अधिक गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा प्राप्त करती है। जब वह गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, और चूंकि ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश, केवल रूपांतरण किया जा सकता है, तो वह तेज गति से आगे बढ़ेगी। इस प्रकार एक साधारण वार को और भी विनाशकारी शक्ति मिल जाती है। वर्तमान में तेजी से आगे बढ़ें _ आकाश में खड़े होकर हवा में उठते हुए विनाशकारी दृश्य और मशरूम जैसे बादल को देखकर मानव को लगा कि उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया है। काश मैं गलती से किसी बेगुनाह की जान न ले लूं। लगता है मुझे घर की मरम्मत का सारा नुकसान उठाना पड़ेगा। कितना दर्द है। उसके सातों सेनापतियों द्वारा दिया गया सारा मान लगभग खत्म हो चुका था। अभी मानव धरती से 10 किलोमीटर दूर था। हमले में अपना सारा मान खर्च हो जाने के कारण मानव को होश में बने रहने में मुश्किल हो रही थी। हफ हफ टिंग, आपका स्तर ऊपर हो गया है। आसमान से गिरते हुए मानव को हर पल अपने शरीर की ताकत बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। उसके आंकड़े तेजी से बढ़ रहे थे। जब मानव जमीन से टकराने से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर था, उस समय उसकी गिरने की गति 100 किलोमीटर से ऊपर पहुंच चुकी थी। उसने कंगन में बचे हुए थोड़े से मन का इस्तेमाल करके तुरंत वायु तत्व का इस्तेमाल करके अपनी गति कम कर ली। ज़ेन ने उस अवरोध को निष्क्रिय कर दिया जिसका इस्तेमाल उसने हमले के प्रभाव से सभी को बचाने के लिए किया था। लाल लौ की लहर के गायब होने के बाद, अपने अवरोध को निष्क्रिय करने के बाद उसने देखा कि कोई दीवार के ऊपर उतर रहा है। उस व्यक्ति ने एक सुनहरा लबादा पहना हुआ था जिसकी पीठ पर लाल अर्धचंद्र का चिन्ह बना हुआ था। उस व्यक्ति के चारों ओर एक राजा का सा आभा मंडल था। उस व्यक्ति को देखते ही ज़ेन के मन में उसके लिए असीम सम्मान उमड़ पड़ा। ये पहली बार था जब कमांडर ज़ेन ने किसी के प्रति इतना सम्मान महसूस किया था। महाराज, ज़ेन की उच्च स्तरीय पोशाक देखकर मानव पहचान गया कि यह आदमी कौन है। केवल वही व्यक्ति मानव को आदरपूर्वक संबोधित कर सकता था। मुझे लगता है आप ज़ेन ही होंगे। ज़ेन ने राहत भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। वह भी चिंतित था, यह न जानते हुए कि महाराज 5000 की सेना से लड़ने वाले हैं। लेकिन महाराज ने जो किया उसे देखकर ज़ेन को अपने दिल में एहसास हुआ कि उसने जो जोखिम उठाया था वह इसके लायक था। 2 दिन पहले मानव को ज़ेन का एक गुप्त पत्र मिला। उस रात विलेक्रू गैंग के सदस्यों को मारने के बाद मानव चुपके से जरा का शहर गया। अपनी तेज रफ्तार से जरा का शहर तक 4 घंटे में पहुंचना मुश्किल नहीं था। ज़ेन को उम्मीद नहीं थी कि राजा खुद आएंगे। ज़ेन ने ड्यूक रेयान को गुप्त रूप से राज्य के खिलाफ रची जा रही सारी साजिशों के बारे में बताने में समय लगाया। उस दिन मानव ने भी अपनी योजना बना ली। अब तक जो कुछ भी हुआ सब उसकी योजना के मुताबिक ही हुआ।
वह मुलाकात और 5000 सैनिकों से लड़ने का उसका बेतुका दावा। ड्यूक रेयान एक घमंडी आदमी है। उसे पता था कि वह उसे आसानी से मार सकता है। उसने 5000 सैनिकों के हाथों में सब कुछ छोड़ने का फैसला किया। उसकी एक लापरवाही ने मुझे शहर में घुसने का मौका दे दिया। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा मैं चाहता था। कमांडर ज़ेन महामहिम को नमस्कार करते हैं। ज़ेन जल्दी से एक घुटने पर बैठ गया और फिर अपना सिर नीचे कर लिया। ज़ेन, तुमने जो किया उसके लिए मैं तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। तुम्हें अपना सिर नीचा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस राज्य के राजा के तौर पर मैंने सबको निराश किया है। फिर भी तुमने मुझ पर भरोसा करने का फैसला किया। इसके लिए मैं तुम्हें हमेशा अपना आभारी रखूंगा। ये सच था कि ज़ेन को शक था कि उसने सही फैसला लिया है या नहीं, लेकिन मानव से मिलने के बाद उसके सारे शक दूर हो गए। उसे एहसास हुआ कि उनका राजा अब तक देखे गए किसी भी राजा से कहीं ज्यादा काबिल है। बस उसे समझ नहीं आ रहा था कि महाराज ने 3 साल तक राज्य की उपेक्षा क्यों की। ज़ेन, तुम खड़े हो सकते हो। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें इस राज्य के प्रति तुम्हारी सेवा के लिए इनाम दूंगा। अब मुझे इस शहर की वर्तमान स्थिति के बारे में बताओ। खड़े होकर ज़ेन ने चारों ओर देखा। महाराज, अभी अभी मारे गए 5000 सैनिकों के अलावा बाकी सभी सैनिक मेरे अधीन हैं। ज़ेन को काफी समय लगा, लगभग 1 साल, सबको राजगद्दी से गद्दारी न करने के लिए मनाने में। अच्छा, अब उस कमीने से निपटने का समय आ गया है। उम्मीद है वो तैयार होगा। मानव की आंखें एकदम ठंडी हो गईं क्योंकि उसमें से हत्या की नीयत रिसने लगी थी। उसका चेहरा बेजान हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मानव एक जिंदा मुर्दा हो। मानव की आंखों को देखते ही ज़ेन की रूह कांप उठी। वह उन बेजान आंखों को घूरने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था जिनमें अंतहीन हत्या की नीयत समाई हुई थी। ज़ेन, तुम इस शहर पर कब्जा कर लो। ड्यूक रेयान से जुड़े हर व्यक्ति को मार डालो। जब तक ईस्टगार्ड के घराने का हर सदस्य मर न जाए तब तक रुकना मत। शासन करने के लिए शासक को कभी कभी क्रूर फैसले लेने पड़ते थे। अगर मानव आज रेयान को मार देता है तो कौन जाने भविष्य में कोई उत्तराधिकारी बदला लेने आ जाए। समस्या बढ़ने का इंतजार करने के बजाय सब कुछ खत्म कर देना ही बेहतर होगा। जैसी आपकी इच्छा महाराज। ज़ेन को ईस्टगार्ड घराने के लोगों पर जरा भी दया नहीं आई। वर्षों से ज़ेन ने देखा था कि ईस्टगार्ड घराने के लोग कितने क्रूर, घमंडी और निर्दयी हैं। ज़ायने का दिल पिघला देने वाले एक खास इंसान को छोड़कर उस परिवार में हर कोई पापी था। ज़ायने ने पूछने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई। महाराज, मेरी एक विनती है। मानव रुक गया क्योंकि उसकी आंखों की ठंडक पिघल गई। मानव अपने लोगों के साथ कभी भी ठंडक और क्रूरता से पेश नहीं आने वाला था। क्या बात है? ज़ेन ने राहत की सांस ली ये देखकर कि महाराज धैर्यपूर्वक सुनने को तैयार थे। उसे फिर से लगा कि उसने सही फैसला लिया है। दरअसल वो ड्यूक ईस्टगार्ड की बेटी है। मुझे बहुत पसंद है। रुको। ज़ेन ने सिर उठाया तो पाया कि मानव मुस्कुराते हुए उसे देख रहा है। क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि वह राज्य के खिलाफ नहीं जाएगी? हाँ, उसे अपने पिता से सबसे ज्यादा नफरत है। मैं अपनी जान की कसम खाकर कहता हूँ कि सिमरन ऐसी लड़की नहीं है। अच्छा, फिर तुम उसे सुरक्षित रख सकते हो। जब सब कुछ निपट जाए तो तुम दोनों राजधानी आकर मुझसे मिल सकते हो। ज़ेन ने राहत की सांस ली। मैं आपकी दयालुता के लिए आपको पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकता, ज़ेन ने कहा जब वह उस स्थान को देख रहा था जहां कुछ सेकंड पहले मानव खड़ा था। सर रेयान, क्या आपको अंदाजा है कि इतना शक्तिशाली हमला किसने किया होगा? इस हमले की ताकत इतनी है कि एक नौसिखिए तीसरे दर्जे के साधक को भी गंभीर रूप से घायल कर सकती है। जूलक्स राजवंश का प्रधानमंत्री डर गया। जोसेफ हॉलैंडर नाम का वह आदमी बहुत डरा हुआ था। आज उसने जो कुछ देखा उसे वह कभी नहीं भूल पाएगा। लगता है ड्यूक रेयान ने किसी ऐसे व्यक्ति से पंगा ले लिया है जिससे उसे नहीं लेना चाहिए था। जब तक स्थिति शांत नहीं हो जाती, जुलक्स राजवंश को ऐसी किसी ताकत से नहीं उलझना चाहिए जो इस तरह का विनाशकारी हमला करने में सक्षम हो। मन में ये विचार लिए जोसेफ धीरे धीरे भागने का रास्ता सोच रहा था। ड्यूक रेयान ने जोसेफ को कोई जवाब नहीं दिया। वह इतना स्तब्ध और सदमे में था कि बोल ही नहीं पा रहा था। कुछ देर तक तो वह कुछ बोल ही नहीं पाया। ड्यूक रेयान ने ऐसा कुछ पहली बार देखा था। उस हमले में निहित शक्ति के अनुसार हमलावर किसी तृतीय क्रम साधक शक्ति वाला व्यक्ति होना चाहिए, लेकिन जहां तक मुझे याद है मैंने कभी किसी उच्च क्रम साधक शक्ति वाले बल को अपमानित नहीं किया है। जब तक कि तभी ड्यूक को एहसास हुआ और वह सभी बिंदुओं को जोड़ने में सक्षम हो गया। जब तक कि कोई तृतीय श्रेणी का साधक उस राजा की सहायता न कर रहा हो।
शायद इसीलिए उसने मुझे चुनौती देने की हिम्मत की और यहाँ तक कहा कि वह 5000 सैनिकों से लड़ने वाला है। जितना ज्यादा वह बोलता गया, उसकी बातें उतनी ही ज्यादा समझ में आने लगीं। जितना ज्यादा जोसेफ सुनता गया, उतना ही ज्यादा वह डरता गया। अगर राजा के पीछे तीसरे दर्जे का कोई राजा है, तो जुलक्स राजवंश इस्तारिन राजवंश से लड़ाई शुरू करने का जोखिम नहीं उठा सकता। पहले मुझे इस जगह से निकलकर सारी बातें महाराज को बतानी होंगी। मन में ये विचार रखते हुए जोसेफ हॉलैंडर पीछे हट गए। ड्यूक, किसी जरूरी काम की वजह से हम वापस लौट रहे हैं। बातचीत बाद में भी जारी रह सकती है। जोसेफ की बातें सुनकर ड्यूक रेयान का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। रेयान साफ तौर पर प्रधानमंत्री के बहाने को समझ गया। उसकी स्थिति में कोई भी ऐसा ही करता। आखिरकार कोई भी तीसरे दर्जे के शासक को नाराज नहीं करना चाहेगा। अभी के लिए मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन एक बार जब मैं यहाँ मामला सुलझा लूंगा तो मैं तुम्हें और तुम्हारे जुलुक्स राजवंश को खुद विश्वासघात का स्वाद चखाऊंगा। मुझे लगता है कि हम पहली बार आमने सामने मिल रहे हैं। मुझे अपना परिचय दोबारा देने दीजिए। ड्यूक रेयान का पूरा शरीर उस जानी पहचानी आवाज को सुनकर एक पल के लिए कांप उठा। उसने मुड़कर देखा। मानव 10 मीटर दूर एक सुकून भरी मुस्कान के साथ खड़ा था। मैं इस्तारिन साम्राज्य का राजा हूँ। मैं वही राजा हूँ जिसकी सेवा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को करनी थी। मेरा नाम मानव है। वर्तमान ड्यूक रेयान के चेहरे का भाव कुछ ऐसा था जिसे मानव सचमुच कैद करके अपने खजाने में रखना चाहता था। तो ये सब तुम्हारा ही किया धरा था। रेयान की आवाज कांपने लगी और उसका गुस्सा खून की प्यास में बदलने लगा। लेकिन मानव पर कोई असर नहीं हुआ। हालांकि उसे दूसरे दर्जे का दबाव महसूस हो रहा था, लेकिन मानव ने इसे अपने चेहरे पर जाहिर नहीं किया क्योंकि मौजूदा मानव के आंकड़े भी उसके हुनर की वजह से कई गुना बढ़ गए थे। मुझे नहीं पता कि तुम मेरे सैनिकों को मारने के लिए तीसरी सेना कैसे ले आए, लेकिन जब बात यहीं तक पहुंच गई है तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाए बिना नहीं मरूंगा। तुम मेरे साथ नर्क में जाओगे। नहीं यार, मैं ठीक हूँ। मैं कोई नर्क नहीं हूँ। नर्क तुम्हारे जैसे के लिए ज्यादा उपयुक्त है। अरे, तुम्हारी बेटी भी तुम्हें मरवाना चाहती है। बिजली। रेयान ने अपनी हथेलियां एक साथ रखीं और मानव पर बिजली का एक पीला बोल छोड़ा। बूम। इससे मुझे गंभीर चोट लग सकती थी। अपनी पीठ से आती राजा की जानी पहचानी आवाज सुनकर पूर्व ड्यूक का शरीर अकड़ गया। कैसे? टिंग। आत्मा अग्नि की आभा सक्रिय हो गई है। आत्मा अग्नि की आभा। समय 7:44। मान लीजिए कि मेरा एक खास कौशल सक्रिय हो गया है, जिससे मेरे आंकड़ों में 40% की वृद्धि हुई है। 4th स्टार ब्रेसलेट पहनने के बाद मानव की गति 221 जोड़ तक पहुंच गई थी। 5000 सैनिकों को मारने के बाद उसका निष्क्रिय कौशल ऑरा ऑफ सोल फायर सक्रिय हो गया और उसके आंकड़ों में 40% की वृद्धि हुई। मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। तुमने मुझे और इस राज्य को धोखा दिया है। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कभी माफ नहीं किया जाएगा। रेयान की आंखों में जरा भी अफसोस नहीं था। रेयान घुटनों के बल गिर पड़ा और आंखें बंद कर लीं। वह उस तरह का इंसान था जिसे मौत का डर नहीं था। ड्यूक ईस्टगार्ड हमेशा अपनी मौत के लिए तैयार रहता था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस्तारिन साम्राज्य को तुम्हारे जैसे वीर योद्धा को खोना पड़ा, लेकिन तुम्हारे किए कर्मों को क्षमा नहीं किया जा सकता। मानव ने एक काली तलवार निकाली और अपने पूर्व ड्यूक को मारने के लिए चल पड़ा। मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। मैं एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति हूँ। मैं एक शासक बनना चाहता था। मुझे पता है कि मेरे कर्मों को माफ नहीं किया जा सकता। मैं माफी भी नहीं चाहता, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने कई दशकों तक इस राज्य की सेवा की है, मैं बस यही विनती करता हूँ कि आप मेरी बेटी को छोड़ दें। मानव अंतिम कदम उठाने ही वाला था कि ड्यूक के आखिरी शब्द सुनकर वह बीच में ही रुक गया। उसने सोचा भी नहीं था कि रेयान जैसा क्रूर व्यक्ति अपने जीवन के अंत में अपनी बेटी की जान मांगेगा। मुझे पता है कि मेरी बेटी मुझसे नफरत करती है। मैंने हमेशा उसके साथ बुरा व्यवहार किया है। मैं बस उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। एक पल के लिए मानव का हाथ कांप उठा। उसकी आंखों में झिझक दिखाई दी। मेरे राजा, अगर आप अपने दुश्मन पर आखिरी वार करने के लिए इतने क्रूर नहीं हैं, तो आपके करीबी लोग कष्ट झेलेंगे। राजा को अपने दुश्मनों के प्रति क्रूर होना चाहिए। टकराना। मानव ड्यूक का सिर नहीं काट सका, बल्कि उसकी छाती पर वार किया और उसके हृदय में छुरा भोंक दिया। टिंग, तुमने एक शीर्ष द्वितीय क्रम बिजली जादूगर को मार डाला है। तुम्हें अनुभव अंक मिले हैं। टिंग, आपका स्तर ऊपर हो गया है। टिंग, आपका स्तर ऊपर हो गया है। टिंग, आपके पास है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। दृश्य परिवर्तन ______। जल्दी करो, हमें जल्द से जल्द ये शहर छोड़ना होगा। प्रधानमंत्री जोसेफ हॉलैंडर पश्चिमी द्वार से शहर छोड़ने वाले थे।
सर जोसेफ, ऐसा लगता है कि आप जाने की जल्दी में हैं। सेरेलूस घराने के कुख्यात कमांडर हाकू के नेतृत्व में सेरेलूस घराने के 10,000 सैनिकों को देखकर जोसेफ का चेहरा पीला पड़ गया। ड्यूक और उसके परिवार के कत्ल के बाद शहर और जराका की जमीन फिर से राजा मानव के अधीन हो गई। कई घंटों के बाद शहर में अराजकता आखिरकार शांत हो गई। ड्यूक के सभी समर्थकों को सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद मानव ने जैन को जराका शहर का अस्थायी गवर्नर नियुक्त किया। उसने जैन से शहर के कई घरों को हुए नुकसान की भरपाई करने का भी आदेश दिया। इसके साथ ही मानव और उसकी टीम जराका शहर छोड़कर राजधानी की ओर रवाना हो गए। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। ड्यूक रेयान की मृत्यु और प्रधानमंत्री जोसेफ हॉलैंडर के पकड़े जाने की खबर कुछ ही घंटों में पड़ोसी राज्यों में फैल गई। नेपोका और जुलुक्स राजवंश दोनों को ये खबर कुछ ही घंटों में मिल गई। राजाओं को सबसे ज्यादा झटका इस अफवाह से लगा कि एक तृतीय श्रेणी के साधक ने इस्टारिन साम्राज्य का समर्थन किया है। इस वजह से दोनों राजाओं ने इस्टारिन साम्राज्य पर हमला करने की अपनी योजनाएं अस्थायी रूप से रोक दी। ये खबर सिर्फ राजाओं तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि एक ही दिन में मानव की पत्नियों तक पहुंच गई जो दूसरे महाद्वीपों में रह रही थीं। ये खबर इतनी चौंकाने वाली थी कि सभी परियों की दिलचस्पी इसमें बढ़ गई। आज की घटना के बाद नेपोका और जुलेक्स दोनों राज्यों के राजाओं को एहसास हो गया कि वे राजा मानव को कम नहीं आंक सकते। मानव ने दुश्मन को लुभाने के लिए एक डरी हुई भेड़ का किरदार निभाया। जराका शहर छोड़ने से पहले मानव अपने साथ 5 गाड़ियां और 2000 सैनिक ले गया है। वह जानता था कि उसके इस कदम के बाद दोनों राज्यों द्वारा भेजे गए जासूसों की संख्या में भारी वृद्धि होगी, इसलिए उसे शहर की सुरक्षा बढ़ानी होगी। 1000 सैनिक शहर की दीवारों की रखवाली करेंगे, जबकि अन्य 1000 सैनिक शहर में अपराधों को यथासंभव कम रखने के लिए काम करेंगे। उनकी नौकरियां पुलिस जैसी ही होंगी। सोने की गाड़ी में बैठे हुए, जो एक छोटे से आलीशान लकड़ी के घर से अलग नहीं थी, जिसमें एक बाथरूम भी था, मानव और उसके साथ सेनापति आराम कर रहे थे और अपना खर्च किया हुआ मन पुनः प्राप्त कर रहे थे। आज का दिन बहुत थका देने वाला था। नाथन, क्या तुमने ड्यूक रेयान को दफना दिया? लोगों की नजरों में ड्यूक रेयान एक अपराधी था, लेकिन ड्यूक के उन आखिरी शब्दों ने मानव के दिल को छू लिया। उस जैसे योद्धा को कम से कम एक उचित अंतिम संस्कार मिलना चाहिए था। महाराज, मैंने उसका शरीर पहाड़ी जंगल में दफना दिया है। कल से आप सभी को अपनी साधना पुनः प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उनके प्रधानमंत्री के पकड़े जाने के बाद मुझे यकीन है कि जुलुक्स साम्राज्य शांत नहीं बैठेगा। हम इसी महीने या कुछ महीनों में युद्ध की उम्मीद कर सकते हैं, या शायद एक हफ्ते में, स्थिति के अनुसार। समझ गया महाराज। मानव जैन से अपने सामान्य स्थान पर रंगरूटों को प्रशिक्षित करने के लिए कुछ प्रशिक्षकों को भेजने के लिए कहने की योजना बना रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आधी रात से पहले मानव और बाकी सभी लोग राजधानी वापस लौटने में कामयाब रहे। सैनिकों को अपने मूल 100 सैनिकों के साथ रखने और सैनिकों के खाने की समस्या से निपटने के बाद मानव और समर राज को आखिरकार रात का खाना खाने का समय मिल गया। महाराज, सब कुछ कैसा रहा? समर राज और सिद्धि अभी भी सदमे में थे। मानव और सैनिकों के राजधानी लौटने से पहले ही ड्यूक की मृत्यु के कुछ ही घंटों बाद ये खबर उनके कानों तक पहुंची। सब कुछ बिल्कुल सही रहा। कल ड्यूक सरलिस और जैन पूर्व ड्यूक रेयान की बेटी के साथ राजधानी आएंगे और मुझसे मिलेंगे। फिर मानव ने बताया कि उसने गद्दार की बेटी को क्यों छोड़ दिया। सब कुछ कल तय किया जाएगा। वैसे महाराज, हमें जोसेफ के साथ क्या करना चाहिए? क्या हमें उसे फांसी दे देनी चाहिए? समर राज जानता था कि मानव ने पहले ही कोई दूसरा उपाय सोच लिया था। उस आदमी को कुछ दिन हमारी जेल में रहने दो। आखिरी अपराधी को पकड़े हुए बरसों हो गए हैं। उसे दिन में 3 बार अच्छा खाना जरूर दो। हमें आज या कल तक जुलक्स राजवंश से एक दूत आने की उम्मीद करनी चाहिए। उस समय तक हम बहुत अमीर हो जाएंगे। ये जानते हुए कि जुलक्स और नेपोका राज्यों को इस्टारिन साम्राज्य की मदद करने वाले किसी तीसरे दर्जे के साधक के बारे में गलत धारणा थी, दोनों राज्य कम से कम अभी तो हमला नहीं करेंगे। मानव जुलक्स राजवंश के हमले की चिंता किए बिना राजवंश से फिरौती वसूलने के लिए प्रधानमंत्री का इस्तेमाल कर सकता है। खाना खाने के बाद सब सोने चले गए, लेकिन मानव को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह कुछ देर चांदनी में बैठ गया। 5000 सैनिकों और एक पीक द्वितीय क्रम को मारने के बाद मैं कुल मिलाकर 21 बार स्तर ऊपर पहुंच गया हूं। अंडस्को नाम मानव, अंडस्को जाति ड्रैगन, अंडस्को ब्लडलाइन इन्फर्नो ब्लेज ड्रैगन ब्लडलाइन, अंडस्को वर्तमान कक्षा युद्ध नर्तक, अंडस्को वर्तमान कक्षा स्तर 2647, अंडस्को सहज कौशल त्वरित सीखना और अनुकूलन, उब्रज्वाला हथियार निपुणता,
अंडरस्कोर निष्क्रिय कौशल, विस्फोट तरंग, पिघला हुआ बोल्ट, मौनमान, दिव्य रोष का विस्फोट, आत्मा अग्नि की आभा। अंडरस्कोर कलाकृति, पवन परी का कंगन। अंडरस्कोर शक्ति, 96-117। अंडरस्कोर गति, 106-127 जोड़ 100। अंडरस्कोर सहन शक्ति, 96-117। अंडरस्कोर स्वास्थ्य, 96-117। अंडरस्कोर मन, 96-118-139। अंडरस्कोर निःशुल्क आंकड़े, 42। अब मैं दूसरे क्रम तक पहुंचने से केवल 3 स्तर दूर हूं। मानव ने पवन परी के कंगन की ओर देखा। इस चौथे तारे की कलाकृति की बदौलत ही वह दुश्मन को हरा पाया। कंगन का इस्तेमाल किए बिना भी मानव को लगा कि अपने 7 सेनापतियों के साथ वह 5000 सैनिकों को सीधे तौर पर हरा सकता था। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि वह गंभीर रूप से घायल हुए बिना सभी को मार पाएगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मानव समझ गया कि यह कौन है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी पत्नी सिद्धि ने एक खूबसूरत खरगोश जैसा पजामा पहना हुआ था। चांद की रोशनी अंधेरे में मानो उसके पूरे बदन को चमका रही हो। एक पल के लिए मानव उसे देखने से अपनी नजरें नहीं हटा पाया। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं थोड़ी देर चांदनी में आराम कर रही थी। और तुम्हारा क्या हाल है? सिद्धि मानव के बगल में बैठ गई और रात के आसमान में चमकते अर्धचंद्र को देखने लगी। मैं चांदनी का इस्तेमाल खेती के लिए कर सकता हूँ, इसलिए कभी कभी मैं यहाँ चांदनी में खेती करने आता हूँ। उसके बाद दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। एक सुकून भरी खामोशी छा गई जिसका दोनों ने आनंद लिया। कुछ देर चांद को देखने के बाद मानव ने सिद्धि की तरफ देखा तो पाया कि वो भी उसे ही घूर रही है। उसने जल्दी से नजरें फेर ली और मानव के पीछे खड़ी चीज को देखने का नाटक किया। मानव मुस्कुराया और उसकी पोल खोलने के लिए कुछ नहीं कहा, और इसी तरह रात धीरे धीरे बीत गई। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए और उपन्यास पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन ड्यूक रेयान की मृत्यु की खबर पूरे राज्य में फैल गई। लोगों में अपने राजा के प्रति जो सम्मान खो गया था वह वापस लौटने लगा। सभी को लग रहा था कि मानव के नेतृत्व में इस्तारिन साम्राज्य का स्वर्णिम युग आ जाएगा। लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई, ये जानकर कि इस महाद्वीप का सबसे बड़ा संघ इस्तारिन साम्राज्य के 3 शहरों में अपनी शाखाएं खोलने जा रहा है। प्रशिक्षण ले रहे रंगरूट भी इस बदलाव से प्रभावित हुए। वे अब पहले से कहीं ज्यादा उत्साहित और प्रेरित दिख रहे थे। रंगरूटों को विश्वास था कि मानव के नेतृत्व में उनका भविष्य सुरक्षित है। महाराज, मुझे कुछ रोमांचक समाचार मिले हैं। समर राज ने मानव को एक पत्र दिया। यह क्या है? उसने पूछा, हालांकि वह पहले से ही जानता था। ड्यूक सर्लिस और कमांडर जेन दोनों ने ब्याज समेत सभी बकाया कर भेज दिए हैं। गिनती के बाद अब हमारे खजाने में 37,000 से ज्यादा शाही सोना है। इतना ही नहीं, जेन ने पिछले 6 महीनों में निकाले गए लौह-अयस्क भी भेज दिए हैं। ये वाकई बहुत अच्छी खबर थी। समर राज, अब जब हमारे हाथ में पैसा आ गया है तो हम और समय बर्बाद नहीं कर सकते। सभी सड़कें, शहर की दीवारें और महल फिर से बनवाने के लिए किसी निर्माण कंपनी को काम पर लगाओ। दोनों जल्द ही पूरे शहर के पुनर्निर्माण की योजना बनाने में लग गए। मानव और समर राज दोनों ने पूर्वी हिस्से से विस्तार करने का फैसला किया। कई नई सड़कें, सुरंगें, सार्वजनिक स्नानघर, बैरक और पुल बनाने की योजना बनाई गई। मकसद था आम लोगों को काम पर रखना और उन्हें नौकरी देना। इस्तारिन साम्राज्य मुख्यतः अन्य पड़ोसी राज्यों से खाद्यान्न और अन्य दैनिक आवश्यकताओं का आयात करता था। ये साम्राज्य भोजन और अन्य बुनियादी वस्तुओं के लिए मुख्यतः नेपोका और जुलुक्स राजवंश पर निर्भर था। अगर युद्ध छिड़ जाता है तो इस बात की पूरी संभावना है कि दोनों राज्य अपनी अपनी खाद्य आपूर्ति बंद कर देंगे। चूंकि दोनों राज्यों ने इस्तारिन साम्राज्य को घेर रखा था और उसे बाकी महाद्वीप से अलग कर दिया था, इसलिए दूसरे राज्यों से खाद्यान्न आयात करना संभव नहीं होगा। यही कारण है कि मानव ने जुलुक्स राजवंश के प्रधानमंत्री को तुरंत नहीं मारा। आयात का एकमात्र संभव तरीका समुद्र के रास्ते ही था, लेकिन बंदरगाह न होने के कारण उनका विकल्प केवल 2 राज्यों तक ही सीमित था। इसलिए हमें एक बंदरगाह शहर बनाना होगा। हाँ, मेरा मानना है कि बंदरगाह शहर बनाना सही विकल्प होगा। हम जिस तेजी से प्रगति कर रहे हैं उसे देखते हुए 2 पड़ोसी देशों के साथ युद्ध होना तय है। इसलिए हमें इस मौके का फायदा उठाकर बंदरगाह शहर बनाने की अपनी योजना शुरू करनी चाहिए। इस्तारिन साम्राज्य का 95% भूभाग मुख्यतः पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है। शुरुआत से ही लोग मछली पकड़ने पर निर्भर थे। जनसंख्या वृद्धि के साथ भोजन की मांग भी बढ़ी। कुछ सोचने के बाद मानव खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, हमारी दक्षिणी सीमा पर स्थित सिल्वर मीडो ग्रोव जंगल का क्या? वह जंगल खाली है।
हम उस दिशा में अपनी सीमाएं बढ़ा सकते हैं और खेती के लिए जमीन साफ कर सकते हैं। सांस। मैंने जो कुछ भी जाना है उसके अनुसार जुलक्स राजवंश और नेपो का साम्राज्य चाहते हैं कि इस्तारिन साम्राज्य खाद्य आपूर्ति के लिए उन पर निर्भर रहे। यही कारण है कि उन्होंने अतीत में बंदरगाह शहर के निर्माण की अनुमति नहीं दी। जहां तक भूमि को साफ करने और दक्षिण में हमारी सीमाओं का विस्तार करने की बात है, जुलक्स राजवंश ने अतीत में हमें कड़ी चेतावनी दी है कि सीमाएं न बढ़ाएं, अन्यथा युद्ध अवश्यंभावी हो जाएगा। टकराना। मानव ने गुस्से में मेज पटक दी। ये तो सरासर बदमाशी है। वे हमें न तो विस्तार करने देंगे और न ही बंदरगाह शहर बनाने देंगे। हम कुछ भी करने की कोशिश करें, वे हमेशा अपनी सेना से हमें धमकाते हैं। मैं इससे तंग आ गया हूँ। भाड़ में जाओ, सब कुछ बदलने वाला है। समर राज कल 500 सैनिकों की एक टीम भेज रहा है ताकि गांव वालों को पेड़ काटने में मदद मिल सके। हम अपनी सीमाओं का विस्तार करने जा रहे हैं। मुझे अब कोई परवाह नहीं। साथ ही हमारे बंदरगाह शहर परियोजना में निवेश करना शुरू कर दो। समर राज हैरान था। उसने मानव को पहली बार इतना गुस्सा होते देखा था। दस्तक दस्तक। युवा स्वामी ड्यूक सरलिस और ज़ेन आपसे मिलने आए हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सरलिस परिवार के मुखिया महामहिम का अभिवादन करते हैं। शेर के रक्त से युक्त ड्यूक सरलिस मानव के सामने घुटने टेक कर बैठ गया। जोश की तरह सरलिस भी शेर जाति का एक पशु मानव था। उसका सिर शेर का और शरीर मानव का मांसल था। उसके बाल गहरे लाल रंग के थे और वह 7 फुट लंबा विशालकाय था, जो हर समय अपने साथ एक कुल्हाड़ी रखता था। उनकी छोटी आस्तीन वाली फर वाली जैकेट उनकी कमर के नीचे तक अच्छी तरह से ढकी हुई है और बीच में पूरी तरह से बटन लगी हुई है। उनकी जैकेट की आस्तीनें थोड़ी संकरी हैं और उनके हाथों के काफी ऊपर तक पहुंचती हैं और आस्तीन के सिरों पर एक ही धागे की परत से सजी हैं। जैकेट में एक आयताकार नेकलाइन है जिससे उसके नीचे पहनी गई एक परिष्कृत शर्ट का एक हिस्सा दिखाई देता है और इसे एक चौड़ी रस्सी बेल्ट के साथ पहना जाता है, जिसे एक अलंकृत पिन से बांधा जाता है। रस्सी बेल्ट एक उपयोगी वस्तु है, लेकिन इसका कुछ सजावटी मूल्य भी है। उनकी पैंट साधारण और काफी चौड़ी है और उनके सख्त चमड़े के जूतों तक पहुंचती है। ये जूते काफी दुर्लभ चमड़े से बने हैं, लेकिन बाकी डिजाइन में काफी साधारण हैं। लाल पुतलियां और शेर जैसी ताकत के साथ ड्यूक सरलस वाकई एक रईस लग रहे थे। ड्यूक रेयान के विपरीत ड्यूक सरलस बहुत शांत और बुद्धिमान थे। ज़ेन ड्यूक रेयान के पूर्व कमांडर ये तुच्छ सेवक महामहिम को नमस्कार करता है। ज़ेन ने अपना युद्ध कवच पहना हुआ था और उसकी कमर पर तलवार लटक रही थी। ज़ेन के बगल में घुटनों के बल बैठी ज़ेन की उम्र की एक युवती खड़ी थी। उसके लंबे सुनहरे बाल कमर तक पहुंच रहे थे। उसने चोटी बांध रखी थी। उसके बाएं गाल पर एक तिल था जो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा था। उसकी गहरी भूरी पुतली दुनिया को कौतूहल से देख रही थी। काया ईस्टगार्ड सचमुच एक खूबसूरत महिला थी। उनकी अपेक्षाकृत साधारण पोशाक ऊपर से नीचे तक बहती है और इसमें एक काउल नेकलाइन है जो उसके नीचे पहनी गई साधारण पोशाक को खूबसूरती से उजागर करती है। उनकी पोशाक का रेशमी कोर्सेट उनके पेट को ढांकता है, जहां निरंतर प्रवाह को उनकी कमर के नीचे पहनी गई एक बड़ी रस्सी की बेल्ट तोड़ती है। रस्सी के बेल्ट के नीचे पोशाक खुल जाती है और नीचे की पोशाक दिखाई देती है। ऊपरी पोशाक का अगला हिस्सा आगे से छोटा है और बाहर की ओर मुड़ा हुआ है, जबकि पीछे का हिस्सा उसके पीछे थोड़ी लंबाई तक बहता रहता है और एक चौड़े मोड़ में समाप्त होता है। उसकी आस्तीनें काफी लंबी और काफी चौड़ी हैं। कोहानी के ऊपर तक उनका प्रवाह टूट जाता है, जहां वे लंबे कॉस्मेटिक ब्रांडों द्वारा विभाजित होती हैं। ये वही कपड़े और रंग हैं जिनका उपयोग पोशाक की आस्तीन, नीचे और नेकलाइन को रेखांकित करने के लिए किया गया है। ईस्टगार्ड घराने की पूर्व राजकुमारी काइया ईस्टगार्ड महामहिम का अभिवादन करती हैं। काइया को देखते ही मानव को अचानक अपराध बोध हुआ। आखिरी क्षण में भी उसके पिता ने उसकी जान बख्शने की विनती की थी। मानव के चेहरे पर ये जटिल विचार नहीं थे। आप सब खड़े हो जाए। आप सबको पता ही होगा कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है। सबसे पहले मैं ईस्टगार्ड घराने की राजकुमारी से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैं किसी भी बात का जवाब दूंगा। मिस काइया, क्या आप अपने पिता की हत्या के लिए मुझसे नफरत करती हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता। वह आदमी मुझे सिर्फ फायदे के लिए किसी दूसरे रईस के घर बेचना चाहता था। मुझे उससे कभी कोई प्यार नहीं मिला। मेरे मन में उसके लिए कोई भावना नहीं थी। आखिरकार वह बस एक अजनबी था जो मेरी आज़ादी छीनना चाहता था। मिस काइया, मैं आपको आपके पिता के आखिरी शब्द बताता हूँ। यहाँ तक कि आखिरी समय में भी उन्होंने अपनी जान की भीख मांगने के बजाय आपसे आपकी जान बख्शने की भीख मांगी थी। मुझे लगता है कि यह एक वाक्य आपके पिता के बारे में बहुत कुछ कहता है।
मानव की बातें सुनकर काइया का शरीर थोड़ा कांप उठा। मिस काइया, ईस्टगार्ड का घराना आगे भी चलता रहेगा क्योंकि आप ही आखिरी बची हुई वंशावली हैं। इसलिए भविष्य में अगर आप दोनों शादी कर लेते हैं तो ज़ेन को अपना पारिवारिक नाम बदलना होगा। ज़ेन, क्या आपको कोई आपत्ति है? मानव को लगा कि ज़ेन और काइया दोनों ही बेहतरीन जोड़ी साबित होंगी। एक कुलीन परिवार की बेटी होने के नाते उसे जरूर उच्च शिक्षा मिली होगी, इसलिए वह अपने परिवार के इलाकों का प्रबंधन कर सकती है, जबकि ज़ेन सेनापति होने के नाते किसी भी सैन्य समस्या से निपट सकता है। ज़ेन और काइया दोनों ही उस पल की खुशी को शब्दों में बयां नहीं कर पा रहे थे। पहले तो उन्हें लगा था कि राजा ईस्टगार्ड परिवार की राजकुमारी होने के नाते काइया के अधिकार छीन लेंगे। ये जोड़ा सुखी जीवन जीने के लिए कुछ भी त्यागने को तैयार था। ज़ेन और काइया ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक साथ सिर हिलाया। हमें कोई आपत्ति नहीं है महाराज। अच्छा, तुम दोनों अभी महल का आनंद ले सकते हो। मुझे ड्यूक सरलिस से कुछ निजी बातें करनी हैं। ज़ेन और काइया दोनों ने प्रणाम किया और मानव और सरलिस के लिए सिंहासन कक्ष से बाहर चले गए। महाराज, आपके बोलने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मानव ने सिर हिलाकर उन्हें आगे बोलने का संकेत दिया। इन 3 वर्षों में मेरे पास 4000 सैनिकों की एक सेना बनाने के लिए कुछ अतिरिक्त संसाधन और धन है, जो मुझे 25,000 बड़ी सेनाएं रखने के लिए कहा गया था। अगर महाराज चाहें तो मैं हकू को राजधानी में 4000 सैनिक भेजने का आदेश दूंगा। मानव यह व्यक्त नहीं कर सकता कि वह ड्यूक सरलिस का कितना आभारी था। मुझे सचमुच सर सरलिस का शुक्रिया अदा करना होगा। राजधानी को सैनिकों की सख्त जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। क्या आपके पास उस आदमी के बारे में कोई जानकारी है? कल आधिकारिक बैठक समाप्त होने के बाद मानव ने ड्यूक सरलिस से संपर्क किया और उसे अमोस नाम के एक व्यापारी की जांच करने के लिए कहा। मानव को लग रहा था कि अमोस नेपोका या जुलुक्स साम्राज्य से हो सकता है, इसलिए उसने सरलिस से दोनों राज्यों की जांच करने को कहा। हाँ, मुझे पता है। जाहिर है अमोस नाम का यह आदमी जुलुक्स और नेपोका साम्राज्य में बहुत मशहूर है। जासूसों ने मुझे जो बताया है उसके अनुसार वह दिन में एक व्यापारी है, जबकि रात के अंधेरे में वह लोगों को लूटने वाले एक डाकू का सरदार है। और कुछ, अगर मेरी जानकारी सही है तो वह फिलहाल नेपोका साम्राज्य के किसी शहर में है जो हमारी सीमा के पास स्थित है। हे, आज रात मजेदार होने वाली है। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? आधी रात को महल के बाहर खड़े होकर कीमिया देवी सिद्धि और क्रिम्सन ड्रैगन मानव बाहर जाने वाले थे। राजकुमारी, हम लिफवुड सिटी जा रहे हैं, मानव ने उत्तर दिया। हम ऐसे शहर में क्यों जा रहे हैं जो इस राज्य से बाहर है और वह भी आधी रात में? मैंने सोचा कि मुझे तुम्हें डेट पर ले जाना चाहिए। क्रिम्सन ड्रैगन ने कीमिया देवी को एक इश्कबाजी भरी आंख मारते हुए जवाब दिया। मुझे तुम पर यकीन नहीं हो रहा। सिद्धि ने नाक भान सिकुड़ी और नजरें फेर लीं। उसने अपनी खुशी जाहिर न करने की पूरी कोशिश की। ये सफर उसके लिए एक रोमांच जैसा है। आधी रात को चुपके से निकलकर उस शहर में जाना जो किंगडम के बाहर है। उसे ऐसा करते देख मानव मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने उसे अपने पास खींचा और फिर अपनी बाहें उसकी कमर में लपेट लीं। क्या कर रही हो? सिद्धि ने पूछा। उसका चेहरा लाल हो गया। आज से पहले वह जिंदगी में किसी भी पुरुष के इतने करीब नहीं आई थी। उन बैंगनी पुतलियों को देखते हुए मानव मुस्कुराया और बेफिक्री से बोला, राजकुमारी, अगर हमें लिफवुड शहर पहुंचना है तो हमें उड़ने के लिए इस चौथे तारे की कलाकृति का इस्तेमाल करना होगा, बशर्ते आप कई दिनों तक पैदल न चलना चाहें। सिद्धि ने अपने दाहिने कान में फुसफुसाते हुए उसकी गर्म सांसों को महसूस किया और उस पल कुछ ऐसा महसूस किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। मानव को मानना पड़ा कि उसकी कमर को छूना वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। राजकुमारी, क्या तुम तैयार हो? मेरे शरीर को कसकर पकड़ लेना, वरना तुम गिर जाओगी। सिद्धि ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना सिर उसकी छाती में गड़ा दिया और अपनी बाहें उसकी गर्दन में लपेट लीं। स्वूश! उसकी पीठ पर 2 अदृश्य पंख दिखाई दिए जो पूरी तरह से वायु तत्वों से बने थे। हालांकि पंख अदृश्य थे और पूरी तरह से वायु तत्वों से बने थे, फिर भी वह अपने पंखों की लंबाई महसूस कर सकता था। रात का आसमान साफ था, कोई बादल नहीं थे। समुद्र से आ रही ठंडी हवा ने सब कुछ ठंडा कर दिया था और हल्की ठंडक का एहसास करा रही थी। उड़ते हुए उसने अपने हाथों को उसकी कमर पर कसकर लपेट लिया। वह इस मौके का फायदा उठाकर उसकी कमर को और भी ज्यादा महसूस कर रहा था। ड्यूक सरलिस, समर राज और मानव ने एक संयुक्त बैठक की जहां उन्होंने अपनी भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। दिन के समय मानव ने पवन परी के कंगन को रिचार्ज किया था।
1000 जोड़ जमा करके उड़ान भरने के लिए इस्तेमाल करने के साथ मानव ने अनुमान लगाया कि वे पूरी महीना बैटरी खत्म होने से पहले 31 सेकंड तक उड़ सकते हैं। इस समय हम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहे हैं, यानी हर सेकंड में 30 जोड़ समय लग रहा है। मानव जानता था कि उसके पास भी अपनी समस्या का समाधान है। सिद्धि, क्या तुम अपने मंत्र से हम दोनों का वजन कम कर सकती हो? और अगर तुम्हें कोई वायु मंत्र पता हो तो उसे आजमा कर हमारी गति बढ़ाओ। तो यही वजह है कि आपने मुझे अपने साथ लिया। उस औरत की गहरी आवाज सुनकर मानव का शरीर कांप उठा, जो नामात्र की उसकी पत्नी थी। सांस। सिद्धि ने इस मामले को बाद में आगे बढ़ाने का फैसला किया क्योंकि समय कम होता जा रहा था। मानव एक शरीर साधक है, जबकि सिद्धि एक जादुई साधक थी। द्वितीय श्रेणी की होने के कारण उसके कुल आंकड़े 750 थे। चूंकि उसका वर्ग कीमिया देवी था, इसलिए उसने अपने किसी भी आंकड़े से ज्यादा अपने मन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया था, यानी उसका मन 300 जोड़ से कहीं ज्यादा था। वजन में कमी, पवित्र पवन की शुद्धता, स्वर्गीय विंग की दिव्यता, बूम। केवल 3 मंत्र ही उनकी गति को 350 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त थे। पहले मंत्र ने दोनों का भार आधा कर दिया। पवित्र वायु की शुद्धता ने और अधिक वायु तत्व प्रदान किए, जिससे उनकी गति 100 जोड़ बढ़ गई। अंत में स्वर्गीय विंग की दिव्यता ने अस्थायी रूप से उनकी गति को और 100 जोड़ बढ़ा दिया। सिद्धि, क्या तुम ठीक हो? मानव ने चिंतित स्वर में पूछा। इन मंत्रों को पढ़ने में उसका बहुत सारा मन गया होगा। मैं ठीक हूँ, लेकिन मंत्रों का असर सिर्फ 1 मिनट तक ही रहेगा। मेरे पास इन मंत्रों को 2 बार और करने के लिए पर्याप्त मन है। हम इस समय कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, इसे देखते हुए हर मिनट हम 5833.2 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं, जो लगभग 6 किलोमीटर है। इतना ही नहीं, सिद्धि के सहायक मंत्रों की वजह से 30 जोड़ मन की खपत भी काफी कम हो गई है। कीमिया देवी ने वही 3 मंत्र 2 बार और दोहराए, जिससे उनका लगभग सारा मन समाप्त हो गया। तब तक वे लगभग 18 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके थे। बैटरी का काम करने वाले कंगन में जमा मन खत्म होता देख मानव ने जल्दी से एक पर्वत श्रृंखला में सुरक्षित लैंडिंग कर ली। क्या तुम ठीक हो? राजकुमारी का चेहरा थकावट से पीला पड़ गया था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था और वह थकी हुई सी सांसें ले रही थी। अगर मैं इनमें से एक गोली ले लूं तो मैं ठीक हो जाऊंगा। मानव की निगाहों के नीचे उसने एक सफेद चमकती हुई गोली निकाली, जिससे मानो कोई मीठी धुंध निकल रही हो। कैंडी खाते हुए उसने गोली मुंह में डाल ली। ये गोली मन पुनर्स्थापना गोली का उन्नत संस्करण है। हालांकि यह गोली अभी भी एक स्टार है और केवल प्रथम श्रेणी के साधक की पूरी मन क्षमता को पुनर्स्थापित कर सकती है। ये द्वितीय श्रेणी के साधकों पर भी काम करती है। पिछली गोली के विपरीत इससे हृदय में कोई दर्द नहीं होता। लगभग 1 घंटे में मैं अपना मन पुनः प्राप्त कर लूंगा। बहुत बढ़िया। मुझे कहना पड़ेगा कि कीमियागर होने के अपने कुछ फायदे हैं। मानव बस कल्पना ही कर सकता था कि अगर सिद्धि गोलियों से उनकी मदद करने के लिए यहाँ न होती तो उसे और उसके सैनिकों को कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ता। कीमिया हमेशा से ही कमाल की रही है। बस 90% लोगों में कीमिया सीखने की भी प्रतिभा नहीं है। चिंता मत करो, मुझे कुछ दिन और दो, मैं एक 2 स्टार मैना रिकवरी पिल बना दूंगा। खैर, आपकी बदौलत ही हम कमाई का एक और जरिया ढूंढ पाए हैं। कीमिया देवी उनके राज्य में जितने लाभ ला सकती थी, उनकी गिनती नहीं की जा सकती। ठीक है, चलते रहें। हमें सीमाओं से इतनी दूर नहीं होना चाहिए। लगभग 3 घंटे चलने के बाद मानव और सिद्धि लिफवुड शहर पहुंचने में कामयाब रहे। सीमा पार करना बहुत मुश्किल था, खासकर ड्यूक सरलेस के सैनिकों के साथ जो सीमाओं की रखवाली और गश्त कर रहे थे। सिद्धि ने सैनिकों का ध्यान भटकाने के लिए एक जंगली जानवर का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से वे दोनों सीमा पार करने में कामयाब रहे। इस्तारिन साम्राज्य के विपरीत नेपोका साम्राज्य ने अपनी सीमाओं पर कोई पहरेदार तैनात करने की जहमत नहीं उठाई। शायद उन्हें अपनी ताकत पर बहुत ज्यादा भरोसा था। इस्तारिन साम्राज्य की सैन्य शक्ति को जानते हुए उन्हें हमले की चिंता नहीं थी। नेपोका साम्राज्य की सीमाओं के पास लिफवुड नाम का एक शहर था। लिफवुड शहर एक हरे भरे जंगल के किनारे बसा था और सचमुच एक ऐतिहासिक चमत्कार है। इसकी सुंदरता हरे भरे उपजाऊ खेतों की पृष्ठभूमि से मेल खाती है, जिन्होंने इस शहर को आज के रूप में आकार देने में मदद की है। इन खेतों से लाई गई सामग्रियां बहुत महत्वपूर्ण थीं, लेकिन वास्तुशिल्प डिजाइनों के मामले में भी ये प्रभावशाली थीं, क्योंकि ज्यादातर इमारतें पतली और ऊंची हैं, जो उनके आसपास के खेतों की घास और खुलेपन की नकल करती हैं। शहर की इमारतों और संरचनाओं को बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था। ये बहुसांस्कृतिक पहचान ही है जिसने सचमुच अपनी छाप छोड़ी है।
कई तरह के रेस्टोरेंट, बिस्ट्रो और कॉफ़ी हाउस तरह तरह के पाक विकल्प पेश करते हैं। तो यह है लिफवुड शहर। किसी भी अन्य शहर की तरह लिफवुड शहर भी ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था और एक कुलीन घराने द्वारा शासित था। कहा जाता है कि यह शहर रात में कभी नहीं सोता था। शहर में अपराध दर बहुत कम थी। यहाँ 100 से ज्यादा कसीनो और वेश्यालय थे। मनोरंजन के मामले में ये शहर बहुत आगे था। आधी रात हो चुकी थी, फिर भी बहुत से लोग शहर में प्रवेश करने के लिए कतार में खड़े थे। मानव और सिद्धि भी 5 मिनट तक कतार में खड़े रहे। रुको, इस शहर में आने का नाम और कारण बताओ। अगर तुम इस शहर के निवासी हो तो मुझे अपना निवास चिन्ह दो। अगर तुम यहाँ के निवासी नहीं हो तो शहर में प्रवेश के लिए 2 चांदी के सिक्के लगेंगे। सिपाही शहर में आने वाले लोगों के नाम लिख रहा था, जबकि एक और सिपाही प्रवेश शुल्क वसूल रहा था। मेरा नाम इसहाक है और यह मेरी पत्नी साशा है। हम यहाँ एक व्यापारी से कुछ सामान खरीदने आए हैं। मानव ने उन्हें 4 चांदी के सिक्के देते हुए कहा, तुम दोनों जा सकते हो। सिद्धि और मानव के लिए गेट खोल दिया गया। शहर में दाखिल होते ही एक पल के लिए मानव और सिद्धि दोनों दंग रह गए। पूरा शहर जगमगा रहा था। लगभग हर जगह रंग बिरंगी रोशनियां थीं। मानव को ऐसा लगा जैसे वह किसी प्राचीन यूरोपीय शहर में वापस आ गया हो। वाह, मुझे लगता है कि यह उन शहरों में से एक है जो ज्यादातर रात के समय ही चलते हैं। महाद्वीप में कुछ शहर ऐसे थे जो पर्यटकों पर बहुत ज्यादा निर्भर थे। ये शहर अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा मनोरंजन क्षेत्र में लगाते और निवेश करते थे। सिद्धि, क्या तुम कुछ खरीदना चाहती हो? चूंकि अमोस एक व्यापारी था, इसलिए वह खरीदारी वाले इलाके में ही मिलेगा। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं अपने कीमिया शोध के लिए कुछ सामग्री खरीदना चाहता हूँ। दोनों खरीदारी करने के लिए बाजार गए। माफ कीजिए, क्या आपके पास शाही तितली का खून है? सिद्धि ने कीमिया सामग्री बेचने वाले एक दुकानदार से पूछा। मिस, हमारी दुकान में सब कुछ है, कृपया अंदर आकर देख लीजिए। अधेड़ उम्र के दुकान मालिक ने विनम्रता से उन दोनों का अपनी दुकान में स्वागत किया। मैडम, आप मुझे बता सकती हैं कि आपको क्या क्या सामग्री चाहिए? मानव आलस से सब कुछ देख रहा था। उसके लिए कीमिया एक जटिल विषय था जिसे वह कभी नहीं समझ पाएगा। मुझे शाही तितली का खून, फैंटम का दांत, क्रिस्टलीकृत यूनिकॉर्न का खून और चिमेरा हॉर्न चाहिए। मैडम, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। हमारे पास सब कुछ है। मेरा मतलब अशिष्टता या अनादर नहीं है, लेकिन ये चीजें थोड़ी महंगी हैं। कोई बात नहीं, बस उसे जो चाहिए वो दे दो। उसके बाद सिद्धि ने कुछ और सामान मंगवाया और फिर मानव ने सबका भुगतान कर दिया। ये रहा आपका बकाया पैसा सर। आप बकाया पैसे रख सकते हैं, लेकिन बदले में क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं बड़े भाई अमोस को कहाँ ढूंढ सकता हूँ? मेरा उनसे अपॉइंटमेंट था, लेकिन रास्ते में कुछ घटनाओं के कारण मुझे थोड़ी देर हो गई। अब मुझे बड़े भाई अमोस नहीं मिल रहे हैं। मानव शुरू से ही दुकानदार से यह सवाल पूछने की सोच रहा था। मानव की अच्छी अदाकारी देखकर सिद्धि को एक पल के लिए शक हुआ कि क्या ये वही मानव है जिसे वह पहले से जानती थी। आज रात शहर के उत्तरी हिस्से में एक नीलामी हो रही है। वहां भाई अमोस मिल जाएंगे। दुकानदार ने बिना ज्यादा सोचे जवाब दिया। अमोस इस शहर में वाकई बहुत लोकप्रिय था। शुक्रिया भाई। सामग्री की दुकान से बाहर निकलकर दोनों नीलामी घर की ओर चल पड़े। तुमने अमोस को बड़ा भाई क्यों कहा? सिद्धि ने उत्सुकता से पूछा। अमोस वाकई बहुत लोकप्रिय है। आम लोगों के लिए वह एक संत व्यापारी के रूप में जाना जाता है। अमोस का पता जानने के लिए मैंने सोचा कि किसी स्थानीय व्यक्ति से पूछना ही सबसे अच्छा विकल्प होगा। ओह, योजक चिन्ह। भाई आमोस, क्या आप भी उस प्राचीन पुस्तक के लिए यहाँ आए हैं जो समुद्र के नीचे मिली थी? क्या तुम्हें पूछना भी जरूरी है? उस प्राचीन किताब के अलावा यहाँ भाई आमोस के ध्यान देने लायक कोई और चीज नहीं है। मैंने सुना है कि कोई भी उस प्राचीन पुस्तक को खोल नहीं पाया। कहा जाता है कि उस पुस्तक में साधना बढ़ाने का एक गुप्त तरीका छिपा है। ये सिर्फ अफवाहें हैं। आपको अफवाहों पर यकीन नहीं करना चाहिए। अमोस नाम के उस आदमी ने मंच पर नजरें गड़ाए हुए जवाब दिया। आखिरी पल आ गया था। जिस किताब को वो बरसों से ढूंढ रहा था वो आखिरकार सामने आ ही गई। देवियों और सज्जनों, अब हम वह चीज सामने लाने जा रहे हैं जिसका आप सभी को इंतजार था। ये खोए हुए समुद्र की प्राचीन पुस्तक है। हाल ही में एक मछुआरे को मछली पकड़ते समय ये प्राचीन पुस्तक मिली। हम अभी तक इस पुस्तक को खोल नहीं पाए हैं। कुछ जांच पड़ताल के बाद हमें पता चला है कि केवल द्वितीय श्रेणी का रून गुरु ही इस पुस्तक को खोल सकता है। अब समुद्र की प्राचीन पुस्तक की बोली शुरू होगी। कृपया यह न भूलें कि जो कोई भी अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके दूसरों को इस बोली में भाग लेने से रोकने की कोशिश करेगा, उसे सिल्वर ग्रास नीलामी घर से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
बोली 1000 रॉयल गोल्ड से शुरू होती है। 2000 आरजी, 4000 आरजी, 5000 आरजी, 10,000 आरजी के बारे में क्या ख्याल है? 10,000 और 500 आरजी। कीमत बढ़ती ही जा रही थी। आम लोगों को बोली में हिस्सा लेने का भी मौका नहीं मिल रहा था। वे बस वीआईपी लोगों को आपस में लड़ते हुए देख सकते थे। क्या हम इस पुस्तक के लिए बोली लगाएंगे? सिद्धि, जो अब साशा के नाम से जानी जाती थी, ने पूछा। नहीं, मैं ये किताब लेने की योजना नहीं बना रहा हूँ। फिलहाल बस शो का आनंद लेते हैं। भविष्य के अपने बुरे सपने से मानव को यकीन हो गया था कि समुद्र की इस प्राचीन किताब में काले दिल का राज छिपा है। अमोस ये किताब हासिल करेगा और काले दिल के राज उजागर करेगा। मुझे नहीं पता कि भविष्य अब भी वैसा ही है या नहीं। मैंने जो भविष्य देखा था उसमें उसने जुलक्स राजा को काले दिल के राज बताए थे और इस्तारिन साम्राज्य के सामने खड़ा था। उस भविष्य में जरूर कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे अमोस मुझसे नफरत करने लगा। लेकिन अब मुझे यकीन नहीं है। भविष्य के उस बुरे सपने के बाद से बहुत कुछ बदल गया है। बोली लगाने वालों की संख्या लगातार बढ़ती ही गई। 15,000 आरजी, 16,000 आरजी, 16,000 आरजी एक बार, 16,000 आरजी दो बार। श्री अमोस को खोए हुए समुद्र की प्राचीन पुस्तक प्राप्त करने के लिए बधाई। देवियों और सज्जनों, इसी के साथ हमारी नीलामी समाप्त होती है। हम आप सभी को हमारी अगली नीलामी में देखने के लिए उत्सुक हैं। क्या हम नहीं जा रहे हैं? जरा ठहरिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तो यह है वह प्राचीन पुस्तक। अमोस के सामने एक काली किताब पड़ी थी। वर्षों पानी में रहने के बावजूद इस किताब के पन्ने अभी भी बरकरार थे। किताब के पन्ने पर लाल रंग के कुछ शब्द लिखे हुए थे। चलो चलें, कल हम एक दूसरे दर्जे के रून गुरु को ढूंढेंगे जो किताब खोलने में हमारी मदद करेगा। लेकिन महोदय, हमें रून गुरु कहाँ मिलेगा? जहाँ तक मेरी जानकारी है, मुझे नहीं लगता कि तीनों राज्यों में कोई रून गुरु है। रून के ज्ञान वाले साधक अत्यंत दुर्लभ थे। बेवकूफ, मैं किसी भी रून गुरु को ढूंढने के लिए 3 राज्यों से आगे जा सकता हूँ। अमोस और उसके रक्षक दुनिया की परवाह किए बिना अपने महल की ओर चल पड़े। जब भी कोई स्थानीय व्यक्ति अमोस को देखता तो सिर झुकाकर उसका आदरपूर्वक अभिवादन करता। आम जनता के बीच अमोस को संत व्यापारी के नाम से जाना जाता था, लेकिन अंधेरे में वह पहाड़ी डाकुओं का सरदार था। सर, क्या आप इस्तारिन राज्य की राजधानी जाने की योजना नहीं बना रहे हैं? एक गार्ड ने पूछा। नहीं, उस शहर में जाने का मेरा असली मकसद ही खत्म हो गया जब उस कमीने राजा को मेरे दत्तक दादा ने मार डाला। अब तक उस राजा को मेरे दादा को लिखा गुप्त संदेश मिल गया होगा। मैं अभी इस्तारिन इलाके में नहीं जा सकता। अमोस बहुत गुस्से में था। वह बदला लेना चाहता था। एक तुच्छ राज्य के राजा की हिम्मत कैसे हुई अपने दादा को मारने की? वह बहुत गुस्से में था। थोड़ी देर चलने के बाद अमोस आखिरकार अपनी हवेली पहुंच गया। हवेली 50 मीटर ऊंची थी और 2 मीटर ऊंची दीवारों से घिरी हुई थी। जैसे ही अमोस अपने घर में दाखिल होने वाला था, उसने देखा कि उसके महल में सब कुछ अजीब तरह से शांत था। अरे तुम! और अपने पहरेदारों को बेहोश जमीन पर पड़ा देखकर उसके शब्द उसके गले में ही अटक गए। इससे पहले कि अमोस कुछ समझ पाता, उसे लगा कि उसकी चेतना धुंधली पड़ रही है। कुछ सेकंड बाद वह भी बेहोश हो गया। अमोस के बेहोश होने के बाद हवेली की छत पर काले कपड़े पहने, अपने चेहरे काले कपड़े से ढके 2 व्यक्ति दिखाई दिए। एक कीमियागर पत्नी होने के अपने फायदे हैं, खासकर ऐसे हालात में। आप अपनी पत्नी किसे कह रहे हैं? सच कहूं तो मैं आपकी पत्नी बनने के लिए कभी राजी नहीं हुई। सिद्धि ने मुंह बनाया। मानव कुछ पल उसे घूरता रहा और फिर बोला, तुम मेरे अनुबंध से मेरी पत्नी हो। मैं इन बेवकूफ कॉन्ट्रैक्ट नियमों को नहीं मानता। अरे, हमने तो शादी ही नहीं की। तो जब तक मैं तुमसे शादी कर लूं, तब तक तुम मेरी पत्नी बनकर ठीक हो। मानव की बात सुनकर राजकुमारी ने ऐसा व्यवहार किया मानो किसी ने उसकी पूंछ पर पैर रख दिया हो। उसने मानव को घूरा और उसे मुंह बंद करने का इशारा किया, जिस पर लाल राजा ने असहाय मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम इतनी बेशर्म हो। मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था। महल से बाहर जाने के बाद से ही मानव सिद्धि को छेड़ रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे घमंडी राजा मानव चला गया हो और उसकी जगह एक बेशर्म आदमी आ गया हो जो उसके साथ फ्लर्ट करना चाहता है। हा, खैर, तुम्हारे बिना मुझे यहाँ पहुँचने में कुछ और घंटे लग जाते। और तुम्हारी अद्भुत कीमियागिरी के बिना मैं इन सभी दूसरे दर्जे के साधकों को भी नहीं हरा पाता। अमोस के महल पहुंचने से पहले सिद्धि ने अपनी दूसरे दर्जे की एक गोली से सबको बेहोश कर दिया। जब इस गोली को पानी के साथ इस्तेमाल किया जाता तो आसपास रंगीन धुआं फैल जाता। बेचारा अमोस इसे आते हुए देख ही नहीं पाया, क्योंकि धुएं में न तो कोई गंध थी और न ही कोई रंग।
शुक्र है राजकुमारी ने उसे मारक औषधि दे दी थी, वरना उनके मुखौटे के साथ भी वह बेहोश हो सकता था। यदि आप आभारी हैं तो बेहतर होगा कि आप मेरे लिए कुछ महंगी कीमिया सामग्री खरीद लें। जरूर राजकुमारी, तुम्हारा पति तुम्हें वो सब कुछ खरीद कर देगा जो तुम चाहोगी। जब बात उसके रसायन विज्ञान के शोध की आई तो मानव ने अपनी कमाई खर्च करने में कभी संकोच नहीं किया। सांस सिद्धि हार मान चुकी थी। वह इतनी थक चुकी थी कि वापस लड़ नहीं सकती थी। जो भी हो, बस काम खत्म कर दो। गोली का असर उन्हें 2 घंटे तक बेहोश रखेगा। क्यों नहीं? मानव नीचे कूद पड़ा और दूसरे दर्जे के एक रक्षक को मारने ही वाला था कि उसने कहा, राजकुमारी, अगर तुम देखना नहीं चाहती तो अपना सिर घुमा सकती हो। ये राजकुमारी कोई बच्ची नहीं है। मैंने कितने लोगों को मारा है इसकी गिनती ही भूल गया हूँ। हाँ, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन है। ये कहते हुए मानव ने बेहोश गार्डों के गले एक एक करके काटने शुरू कर दिए। टिंग, होस्ट ने मिड सेकंड ऑर्डर को मार दिया है। होस्ट को अनुभव अंक मिले हैं। टिंग, होस्ट का स्तर ऊपर हो गया है। टिंग, मेजबान का स्तर बढ़ गया है। टिंग, मेजबान का स्तर बढ़ गया है। टिंग, मेजबान को दूसरे क्रम पर पहुंचने के लिए बधाई। टिंग, पौराणिक वर्ग युद्ध नर्तक दूसरे क्रम पर पहुंच गया है। टिंग, दूसरे क्रम पर पहुंचने के बाद मेजबान अब दूसरी श्रेणी चुनने के योग्य है। टिंग, सिस्टम द्वारा एक यादृच्छिक पौराणिक वर्ग या उच्च ग्रेड वर्ग का चयन किया जाएगा। मानव को एक पल के लिए समझ नहीं आया कि क्या कहे। वह किसी भी तरह के पौराणिक वर्ग को चुनने के बजाय एक दुर्लभ वर्ग चुनना पसंद करेगा। लेकिन फिर हर पौराणिक वर्ग बहुत शक्तिशाली होता है और उसके साथ कई अनोखे और दुर्लभ कौशल जुड़े होते हैं। मुझे लगता है यही बेहतर तरीका है। मुझे ये तय करने में ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा कि मुझे कौन सा वर्ग चुनना है। बस यही उम्मीद है कि मैं किसी बेकार पौराणिक वर्ग के चक्कर में न पड़ जाऊं। टिंग, रून सम्राट वर्ग पाने के लिए मेजबान को बधाई। टिंग, चूंकि मेजबान पहले से ही द्वितीय क्रम का है, इसलिए रून सम्राट वर्ग को भी द्वितीय क्रम में अपग्रेड कर दिया गया है। टिंग, दोनों वर्गों को द्वितीय क्रम में अपग्रेड करने से मेजबान को नए कौशल प्राप्त हुए हैं और कुछ पिछले कौशल भी विकसित हुए हैं। टिंग, फियरी ब्लेज विकसित होकर 2 स्टार क्रिम्सन ब्लेज बन गया है। टिंग, हथियार महारत 2 स्टार हथियार ग्रैंडमास्टर बनने के लिए विकसित हुई है। टिंग, मेजबान को नया 2 स्टार पैसिव स्किल डिस्टर्बेंस ऑफ ब्लेसिंग सीखने के लिए बधाई। टिंग, मेजबान को नया 2 स्टार पैसिव स्किल मिस्टिक सर्च सीखने के लिए बधाई। टिंग, मेजबान को एक नया सहज कौशल 2 स्टार रूनिक एन्चेंटमेंट सीखने के लिए बधाई। टिंग, मेजबान को नया निष्क्रिय कौशल 2 स्टार चार्म ऑफ द इन्फर्नो रून सीखने के लिए बधाई। टिंग, मेजबान को एक नया निष्क्रिय कौशल 2 स्टार लूना विशन सीखने के लिए बधाई। टिंग, दूसरे वर्ग को जगाने से मेजबान का मन 50 जोड़ बढ़ गया है। टिंग, मेजबान वंश इन्फर्नो ब्लेज ड्रैगन से क्रिम्सन स्वर्गीय ड्रैगन में विकसित हो गया है। टिंग, होस्ट के आंकड़े 50 जोड़ तक बढ़ गए हैं। टिंग, दूसरे क्रम पर पहुंचने के बाद मेजबान को ड्रैगन में बदलने की क्षमता प्राप्त हो गई है। मेजबान को ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन नामक एक नया जन्मजात कौशल प्राप्त हो गया है। क्या हो रहा है? मानव को हिलता डुलता न देखकर सिद्धि चिंतित हो गई। वह उसके वंश में जबरदस्त बदलाव महसूस कर सकती थी। ग्रा, मानव के मुंह से एक जोरदार दहाड़ निकली। दहाड़ इतनी तेज थी कि पूरा लिफवुड शहर मानो भूकंप आ गया हो। सिद्धि मानव के पास आते ही लगभग बेहोश हो गई। दहाड़ इतनी तेज थी कि अमोस और बाकी बेहोश पहरेदारों के कान, नाक और मुंह से खून बहने लगा। सौभाग्य से जैसे ही मानव ने जोरदार और भयानक दहाड़ मारी, उसे होश आ गया। उसे एहसास हुआ कि उसने जो किया है उससे पूरे शहर में सभी लोग पहले ही सतर्क हो चुके हैं। शहर में एक अजगर है, सब लोग जल्दी करो, हमें अजगर को मारना होगा। दूर से भी मानव लोगों की घबराई हुई आवाज सुन सकता था। अब ज्यादा देर नहीं लगेगी जब पहरेदार इस जगह आएंगे। कीमिया देवी की चौंकी हुई निगाहों के सामने मानव ने अपनी दाहिनी हथेली फैलाई तो उसकी हथेली में गहरे लाल रंग की ज्वाला का एक गोला प्रकट हुआ। गहरे लाल रंग की ज्वाला के गोले से ज्वाला की छोटी छोटी लाल लपटें पहरेदारों और आमोस के शरीरों को जलाने लगी। टिंग, होस्ट का स्तर ऊपर हो गया है। टिंग, मेजबान का स्तर बढ़ गया है। टिंग, मेजबान का स्तर बढ़ गया है। टिंग, होस्ट ने, मानव ने जल्दी से प्राचीन पुस्तक को अपने भंडारण रिंग में रख दिया और फिर सिद्धि के सामने उपस्थित हुआ। चलो ये जगह छोड़ देते हैं। सिद्धि ने सोचा कि मानव पवन परी के कंगन का उपयोग करके इस शहर से उड़ जाएगा, लेकिन इसके बजाय उसने कुछ ऐसा किया जिसने उसके होश उड़ा दिए। उसकी कमीज फाड़ने पर उसकी पीठ पर ड्रैगन के 2 जोड़े पंख दिखाई दिए।
हर ड्रैगन का पंख गहरा लाल था और 2 मीटर लंबा था। पंख कुछ इस तरह दिख रहे थे। उसकी कमर में बाहें डालकर मानव आकाश में उड़ गया। जब मानव ने अपने नए बने पंख फड़फड़ाने शुरू किए तो उसे जरा भी तकलीफ महसूस नहीं हुई। मानो वह अपने पंखों और अजगर जैसे शरीर से परिचित था। सहज ज्ञान से वह जानता था कि उड़ने के लिए उसे अपने पंख कैसे हिलाने हैं। क्या तुम थोड़ा तेज नहीं चल सकते? सच में, मैं पहली बार अपने पंखों से उड़ रहा हूँ। अगर मैं तुम्हें न उठा रहा होता तो मैं और भी तेज उड़ सकता था। लेकिन असल में सिद्धि का वजन उसे कोई परेशानी नहीं दे रहा था। क्या तुम कह रहे हो कि मैं मोटी हूँ? सिद्धि गुस्से में उसकी छाती पर मुक्के मारने लगी। वह अपनी 10% ताकत भी नहीं लगा रही थी। मानव को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। एक पल बाद दोनों शांत हो गए। जब कुछ पल की खामोशी बीत गई तो सिद्धि ने पूछा, वहाँ क्या हुआ? मैं अभी भी इस पूरी बात को लेकर उलझन में हूँ। मैं आगे बढ़ने में कामयाब रहा। अब मैं दूसरे क्रम पर पहुँच गया हूँ। मानव को भी उम्मीद नहीं थी कि वह आगे बढ़ पाएगा। वह एक पल के लिए भूल गया था कि वह टूटने के बिंदु के बहुत करीब है। इतनी जल्दी? अभी तो तुम्हें अपनी वंशावली जगाए हुए 6 दिन भी नहीं हुए। तुमने ये कैसे कर दिखाया? इस महाद्वीप के सबसे प्रतिभाशाली लोगों को भी दूसरे क्रम तक पहुंचने में कम से कम 6 से 1 साल लग जाते, और यहाँ मानव ने ये 5 दिन से भी कम समय में कर दिखाया। मानव ने एक बेबस मुस्कान के साथ बेबस स्वर में जवाब दिया, मुझे ठीक से पता नहीं क्या हुआ। जब मैंने हत्याएं शुरू की तो मेरे वंश ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। मेरा पूरा शरीर मानो आग में जल रहा हो। जब जलन गायब हुई तो मेरे वंश का विकास हुआ। अब मेरा वंश क्रिम्सन हेवनली ड्रैगन है। उसकी आधी बातें सच थीं, आधी झूठ। इस सिस्टम का अस्तित्व मानव का सबसे बड़ा राज था। फिलहाल मानव सब कुछ अपने तक ही रखना चाहता था। क्या तुमने क्या कहा? क्या तुम अपनी बात दोहरा सकती हो? मानव को समझ नहीं आ रहा था कि सिद्धि इस तरह क्यों प्रतिक्रिया दे रही है। मेरा वंश विकसित हुआ है। नहीं नहीं, उसने उसे बीच में ही टोक दिया। वो बात नहीं, मुझे अपने वंश का नाम बताओ। मानव को आश्चर्य हुआ कि सिद्धि इतनी घबराई हुई क्यों लग रही थी। क्रिम्सन हेवनली ड्रैगन, मानव ने उत्तर दिया। मानव, क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? सिद्धि एक बार फिर पुष्टि करना चाहती थी। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं मजाक करने के मूड में नहीं हूँ। सांस। सिद्धि ने अपने दिल को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। तुमसे पहले इतिहास में केवल एक ही ड्रैगन का वंश तुम्हारे जैसा था। वह व्यक्ति आगे चलकर 7 महाद्वीपों का सम्राट बना। उसका एक ही वार इस महाद्वीप का स्वरूप बदलने के लिए काफी था। उसके समान वंश होने का मतलब है कि तुम में भी साधना के शिखर तक पहुंचने की क्षमता है। तो क्या मुझे खुश होना चाहिए? मानव ने सीधे चेहरे से पूछा। इस व्यवस्था में मानव को किसी वंश की जरूरत ही नहीं पड़ी। बिना वंश के भी सिर्फ हत्या करके वह शिखर तक पहुंच सकता है। सांस। खैर, मुझे ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। याद रखना मानव, तुम्हें कभी भी अपने वंश के बारे में किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए जिस पर तुम्हें भरोसा न हो। इस दुनिया में तुम्हें अरबों लोग मिलेंगे जो सिर्फ अपने हितों की परवाह करते हैं। मैं समझ गया। उसके बाद न तो सिद्धि और न ही मानव कुछ बोले। दोनों रात के सन्नाटे का आनंद ले रहे थे। सिद्धि के मन में कई अजीबोगरीब विचार आ रहे थे। मानव का खानदानी नाम जानने के बाद ऊपर से तो वह शांत दिख रही थी, लेकिन उसका दिल बिल्कुल शांत नहीं था। अगर दुनिया को उसके वंश के बारे में पता चल गया तो मुझे यकीन है कि उसके स्वार्थी माता पिता सबसे पहले उसे अपने परिवार में वापस पाना चाहेंगे। और अगर कंकाल द्वीप समूह को पता चले कि उनके किसी पड़ोसी राज्य में स्वर्गीय ड्रैगन वंश का एक राजा प्रकट हुआ है तो वे चुपचाप नहीं बैठेंगे। इसके अलावा इस महाद्वीप के लगभग सभी बड़े राज्य अपनी राजकुमारी का विवाह मानव से करवाने की कोशिश करेंगे। मैं नहीं चाहती कि कोई भी मानव को इस राज्य से दूर ले जाए। मुझे अर्निका और समर राज से बात करनी है। अनजाने में ही सिद्धि क्रिम्सन ड्रैगन पर अपना अधिकार जमा रही थी। इस बीच मानव अपने नए कौशल की जांच करने के लिए समय ले रहा था। स्थिति _ नाम मानव _ जाति ड्रैगन _ रक्तरेखा इन्फर्नो ब्लेज ड्रैगन क्रिम्सन हेवनली ड्रैगन _ वर्ग युद्ध नर्तक रून सम्राट _ स्तर 4755 _ सहज कौशल त्वरित सीखना और अनुकूलन उग्र ज्वाला क्रिम्सन ज्वाला हथियार महारत हथियार ग्रैंड मास्टर रूनिक करामात नया ड्रैगन परिवर्तन नया _ निष्क्रिय कौशल विस्फोट तरंग पिघला हुआ बोल्ट मौनमान दिव्य रोष का विस्फोट आत्मा की आग की आभा चंद्र दृष्टि नया आशीर्वाद की गड़बड़ी नया रहस्यवादी उछाल नया नरक रून का आकर्षण नया _ कलाकृति पवन परी का कंगन _ शक्ति
117 175, अंडरस्कोर गति 127 185 जोड़ 100, अंडरस्कोर सहनशक्ति 117 175, अंडरस्कोर स्वास्थ्य 117 175, अंडरस्कोर मन 139 247, अंडरस्कोर निःशुल्क आंकड़े 4258। मेरी दूसरी कक्षा के आगमन के साथ मेरे स्टेटस पैनल में भी कुछ परिवर्तन हुए। उत्सुकतावश मानव ने अपनी नई कक्षा पर टैप किया, जिसका नाम भी बहुत अच्छा था, रून सम्राट। मानव को स्वीकार करना पड़ा कि उसे यह नाम पसंद आया। रून सम्राट द्वितीय क्रम विवरण। रून सम्राट राजा का वर्ग है। बहुत पहले रून सम्राट ने विस्मृति क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। रून सम्राट का नाम ही शत्रुओं को आत्मसमर्पण के लिए विवश करने के लिए पर्याप्त था। आज तक रून सम्राट का नाम भुलाया नहीं गया है। हर कोई रून सम्राट वर्ग प्राप्त करने के योग्य नहीं है। मेजबान ब्रह्मांड में रून सम्राट वर्ग प्राप्त करने वाला एकमात्र दूसरा प्राणी है। फंक्शन 1 दूसरे क्रम पर रून सम्राट अपने धारक को कई प्रकार की शक्तियां प्रदान करता है। दूसरे क्रम पर पहुंचने के बाद मेजबान का रूनों का ज्ञान एक निश्चित सीमा तक बढ़ जाता है, जहां मेजबान सभी मूल बातों में निपुण हो जाता है। मेजबान द्वारा 2 स्टार रून वस्तु बनाने की संभावना 100% होती है। मेजबान द्वारा 3 स्टार रून वस्तु बनाने की संभावना 50% होती है। प्रत्येक उच्च क्रम के साथ यह प्रतिशत घटता रहेगा। फंक्शन 2 अन्य वर्गों के विपरीत रून सम्राट एक विशेष वर्ग है। रून सम्राट वर्ग को अगले क्रम में तभी विकसित किया जा सकता है जब मेजबान रून के अपने ज्ञान और अनुभव को एक निश्चित सीमा तक बढ़ा ले। रून सम्राट वर्ग प्रगति 3 क्रम तक 0%। मानव ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। ऐसा लग रहा था जैसे रून का सारा ज्ञान शुरू से ही उसके दिमाग में मौजूद था, मानो उसके दूसरे वर्ग ने उसके दिमाग में रूनों का एक खास पुस्तकालय बना लिया हो। तो अपने वॉर डांसर वर्ग के विपरीत मैं अपने दूसरे वर्ग को केवल अपने ज्ञान और अनुभव को एक निश्चित सीमा तक बढ़ाकर ही विकसित कर सकता हूँ। चलो देखते हैं कि क्या मेरा वॉर डांसर वर्ग मुझे कुछ विशेष देता है। युद्ध नर्तक द्वितीय क्रम विवरण एक विशेष प्रकार का वर्ग जिसका प्रयोग कभी युद्ध के देवता द्वारा किया जाता था। एक निश्चित स्तर पर पहुंचने पर युद्ध नर्तक उपयोगकर्ता को विभिन्न शक्तियां और कौशल प्रदान करता है। कार्य 1 मेजबान को सभी प्रकार के हथियारों का ज्ञान देता है। फंक्शन 2 हर बार जब मेजबान एक नए आदेश तक पहुंचता है तो युद्ध नर्तक मेजबान के लिए कौशल का एक नया सेट अनलॉक करेगा। फंक्शन 19% संभावना है कि मेजबान एक गंभीर स्थिति में युद्ध नर्तक वर्ग के नए कौशल को अनलॉक कर सकता है। हथियार ग्रैंड मास्टर दूसरा सितारा विवरण एक शक्तिशाली जन्मजात कौशल केवल उन लोगों को दिया जाता है जिनके पास युद्ध नर्तक वर्ग है। फंक्शन 1 ये कौशल उपयोगकर्ता को अपने पास मौजूद किसी भी हथियार का ज्ञान और तत्काल महारत प्रदान करता है। हथियार महारत किसी भी हथियार की शक्ति को 15% बढ़ा देती है। फंक्शन 2 अगर प्रतिद्वंद्वी मेजबान के समान क्रम में है तो मेजबान को क्रिटिकल स्ट्राइक से बचने या उसे जमीन पर उतारने का 10% मौका देता है। प्रतिद्वंद्वी के स्तर के आधार पर यह प्रतिशत बढ़ या घट सकता है। बुरा नहीं है, ये हुनर किसी कड़े प्रतिद्वंद्वी का सामना करते समय जरूर काम आएगा। अब मेरा अगला हुनर क्रिम्सन ब्लेज दूसरा सितारा विवरण फियरी ब्लेज का एक उन्नत विकसित और शक्तिशाली रूप। ये कौशल उपयोगकर्ता को आग पर नियंत्रण करने की अनुमति देता है। फंक्शन 1 हर बार जब उपयोगकर्ता इस कौशल को सक्रिय करता है तो ये प्रति सेकंड 1 जोड़ मन की खपत करेगा। इस कौशल की सीमा उपयोगकर्ता की कल्पना पर निर्भर करती है। फंक्शन 2 दुश्मन द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अग्नि प्रकार के हमलों से होने वाले नुकसान को 30% तक कम करता है। मेजबान द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अग्नि प्रकार के हमलों की शक्ति को 30% तक बढ़ाता है। मानव यह क्या है? मानव तुम इतनी गहराई से क्या सोच रहे हो? सिद्धि कुछ देर से उसका नाम पुकार रही है, पर मानव ने कोई जवाब नहीं दिया। इससे वह थोड़ी परेशान हो गई। नहीं, कुछ नहीं, मैं अपने शरीर में हुए बदलावों के बारे में सोच रहा था। क्या तुम ठीक हो? क्या हमें आराम करना चाहिए? सिद्धि ने चिंतित होकर पूछा। नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो। वैसे कल मैं तुम सबको कुछ ऐसा दिखाने वाला हूँ जो तुम्हारे होश उड़ा देगा। राजकुमारी ने आंखें सिकुड़कर मानव की ओर संदेह से देखा। तुम फिर क्या योजना बना रहे हो? कुछ ऐसा जो आपके दिमाग को उड़ा देगा। रास्ते में मानव ने सिद्धि के साथ मजाक किया। सफर शांतिपूर्ण रहा, शुक्र है। लिफवुड शहर से किसी ने उनका पीछा नहीं किया। रात खत्म होने से पहले मानव और सिद्धि महल लौट आए। दोनों अपने अपने शयन कक्षों में चले गए।
चूंकि वे दोनों द्वितीय श्रेणी के साधक थे, इसलिए एक भी रात बिना सोए उन्हें थका नहीं सकती थी। सिद्धि अपनी कीमिया की खोज में लग गई, जबकि मानव कागज और कलम लेने चला गया। ड्रैगन रूपांतरण एक जन्मजात कौशल जो सभी द्वितीय क्रम या उच्च क्रम ड्रैगन में होता है। ये कौशल मेजबान को ड्रैगन में रूपांतरित होने या मेजबान के शरीर के किसी भी अंग को ड्रैगन में बदलने की अनुमति देता है। मेजबान के ड्रैगन रूप का आकार और माप मेजबान के वंश और स्तर द्वारा निर्धारित होता है। जब मेजबान पूरी तरह से ड्रैगन में रूपांतरित हो जाता है, तो मान को छोड़कर मेजबान के सभी आंकड़े तुरंत दोगुने हो जाते हैं। रूनिक जादू द्वितीय स्टार कौशल विवरण इस कौशल की शक्ति रून सम्राट वर्ग के क्रम से निर्धारित होती है। फंक्शन 1 वर्तमान स्तर पर मेजबान द्वारा 2 स्टार हथियार या कलाकृति पर जादू करने की 100% संभावना है। 3 स्टार हथियार या कलाकृति पर जादू करने की 50% संभावना है। 4 स्टार हथियार या कलाकृति पर जादू करने की 10% से कम संभावना है। चंद्र दर्शन 2 स्टार कौशल विवरण वॉर डांसर रून सम्राट और क्रिम्सन हेवनली ड्रैगन की शक्तियों के संयोजन से एक विशेष और अनोखा कौशल बनाया गया है। मेजबान इस अनोखे नेत्र कौशल का संस्थापक है। चूंकि यह कौशल निष्क्रिय है, इसलिए इसे सक्रिय करने के लिए किसी मन की आवश्यकता नहीं होती। फंक्शन 1 चंद्र दृष्टि मेजबान को रात्रि दृष्टि प्रदान करती है। मेजबान अंधेरे में कुछ भी देख सकता है। फंक्शन 2 चंद्र दृष्टि मेजबान को प्रतिद्वंद्वी के कमजोर बिंदुओं को खोजने देती है जिनकी शक्तियां मेजबान से एक आदेश नीचे हैं। फंक्शन 3 ये कौशल मेजबान को द्वितीय श्रेणी के मन नियंत्रण मंत्रों के विरुद्ध 70% प्रतिरोध प्रदान करता है, लेकिन उच्च श्रेणी के विरुद्ध प्रतिरोध प्रतिशत प्रतिद्वंद्वी की साधना शक्ति के आधार पर घटता जाता है। आशीर्वाद में विघ्न 2 स्टार कौशल विवरण वॉर डांसर वर्ग द्वारा प्रदान किया गया एक विशेष प्रकार का कौशल। इस कौशल का उपयोग दुश्मन सैनिकों को निष्क्रिय करने के लिए किया जाता है। इस कौशल को सक्रिय करने में 25 जोड़ मन लगेगा। ये कौशल प्रति सेकंड 5 जोड़ मन की खपत करता रहेगा। फंक्शन 1 उन जादूगरों की आक्रमण शक्ति को 15% कम करता है जिनका साधना स्तर द्वितीय क्रम या उससे नीचे है। यदि युद्ध मेजबान के क्षेत्र में लड़ा जाता है तो डिबफ 15% से बढ़कर 30% हो जाएगा। फंक्शन 2 जब प्रतिद्वंद्वी सेना के कमांडर को मार दिया जाता है या पकड़ लिया जाता है तो दुश्मन सैनिकों की हमले की शक्तियां 20% कम हो जाएंगी। ये वाकई एक शक्तिशाली कौशल है। ये कौशल ही पूरी लड़ाई का रुख बदल सकता है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि अपने मौजूदा मान के साथ भी मैं इस कौशल को ज्यादा से ज्यादा 44 सेकंड तक सक्रिय नहीं रख सकता। मानव ये जानकर थोड़ा निराश हुआ कि उसके पास युद्ध में इस कौशल का इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त मान नहीं होगा। सोचिए, इस कौशल के कारण उसके विरोधियों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। रहस्यमय उछाल 2 स्टार कौशल विवरण वॉर डांसर वर्ग का एक और विशेष कौशल। ये कौशल सहयोगियों को बफ प्रदान कर सकता है। इस कौशल को सक्रिय करने में 25 जोड़ मान लगेगा। ये कौशल प्रति सेकंड 5 जोड़ मान की खपत करता रहेगा। फंक्शन 1 जब ये कौशल सक्रिय होता है तो सैनिकों और जनरलों और सहयोगियों को उनकी चपलता में 9% बढ़ावा मिलेगा। फंक्शन 2 जब 70% दुश्मन सैनिकों को हरा दिया गया है तो सैनिकों और जनरलों और सहयोगियों को उनकी ताकत में 9% बढ़ावा मिलेगा। फंक्शन 3 यदि दुश्मन सैनिकों की संख्या सहयोगी सैनिकों से अधिक है तो सहयोगी सैनिकों और जनरलों को उनकी सहन शक्ति और स्वास्थ्य में 9% की वृद्धि मिलेगी। ये भी एक ऐसा कौशल है जिसका उपयोग मैं 44 सेकंड से ज्यादा समय तक कर सकता हूँ। ये जानकर बहुत निराशा होती है कि मुझे इतने सारे बेहतरीन कौशल मिल रहे हैं, लेकिन मेरे पास उन्हें चालू रखने के लिए पर्याप्त मन नहीं है। मन का भंडारण मानव को परेशान करने लगा था। उसे एहसास हुआ कि अपना मान भंडार बढ़ाने का एकमात्र तरीका 3 सितारा या उससे ज्यादा सितारा वाले फल खाना है, जो बेहद महंगे हैं। अगर वह अपना पूरा राज्य भी बेच दे तो भी उसके पास इतना पैसा नहीं होगा कि वह एक अनमोल खजाना खरीद सके जिससे उसका मान भंडार सुरक्षित रूप से बढ़ सके। इन्फर्नो रून का आकर्षण 2 स्टार कौशल विवरण यह एक विशेष कौशल है जो मेजबान को उसके रून सम्राट वर्ग द्वारा प्रदान किया गया था। ये कौशल मेजबान को अपने रूनों के साथ अग्नि आत्मीयता का उपयोग करने की अनुमति देता है। फंक्शन 1 जिन वस्तुओं को इन्फर्नो रून से मंत्रमुग्ध किया गया है वे उपयोगकर्ता को 10% अतिरिक्त अग्नि क्षति देंगे। खैर, आखिरी कौशल बेकार नहीं है। इसका एक ही काम हो सकता है, लेकिन अपने रूनों में अग्नि तत्व की शक्तियां जोड़कर मैं कई तरह के हथियार या वस्तुएं बना सकता हूं जो अग्नि तत्व से संबंधित बफर्स देंगे। उदाहरण के लिए, मानव एक सामान्य तलवार को अग्नि मंत्र वाले 2 स्टार रूनिक हथियार में बदल सकता है।
तलवार का इस्तेमाल करने पर उपयोगकर्ता को अग्नि से संबंधित बफर्स मिलेंगे। रूनिक हथियार वे हथियार होते हैं जिन्हें केवल रूनों से मंत्रमुग्ध किया गया होता है। एक 2 स्टार रूनिक हथियार लोहार द्वारा गढ़े गए 2 स्टार हथियार से अलग होता है। जहां रूनिक हथियार उपयोगकर्ता को शक्तिशाली बफर प्रदान कर सकते हैं, वहीं 2 स्टार हथियार शक्ति प्राप्त करने के लिए दुर्लभ धातुओं से बना होता है। आमतौर पर एक 2 स्टार हथियार को पहले एक लोहार द्वारा गढ़ा जाता है और फिर उसे रूनों से मंत्रमुग्ध करने के लिए एक रून गुरु के पास ले जाया जाता है ताकि हथियार में बफर जोड़े जा सकें। हे, लगता है अब चीजें दिलचस्प होने वाली हैं। यकीन करना मुश्किल है कि 7 दिनों से भी कम समय में राजधानी इतनी बदल गई। पहले राजधानी का माहौल हमेशा उदास, अंधकार में, निराशाजनक और कठिनाइयों से भरा रहता था। लोग अपने परिवारों का पेट भरने के लिए पर्याप्त भोजन जुटाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन काले दिनों की तुलना में राजधानी में बड़े बदलाव आ गए थे। राजधानी का अंधेरा, उदास और निराशाजनक माहौल मानो कभी था ही नहीं। शहर के लोग अब पहले से कहीं ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। शहर में बड़े पैमाने पर हो रहे निर्माण कार्यों की वजह से हजारों लोगों के पास अब रोजगार था और वे अपने परिवारों का पेट पालने लायक पैसा कमा रहे थे। अब चूंकि शहर में कोई बड़ा गिरोह या अपराधी नहीं रहा, आम लोगों की मुश्किलें कम हो गई हैं। हालांकि राजधानी अभी पूरी तरह से उबर कर किसी बड़े रूप में नहीं बदली है, फिर भी इस शहर में रहने वाला हर कोई एक ऐसी चीज का आभास कर सकता है जो उनके जीवन को 100 गुना आसान बना देगी। राजा की नई नीतियों के तहत व्यापार करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है और ड्यूक रेयान को हराकर और विद्रोहियों का दमन करके अब बहुत से लोग नौकरी की उम्मीद में राजधानी आ रहे थे। सोचिए, वह इतनी जल्दी शहर बदल देगा। मुझे कहना होगा, मैं सचमुच प्रभावित हूँ। धन की देवी राजधानी की सड़कों पर घूमी, जिसका पुनर्निर्माण मानव द्वारा शुरू की गई एक नई तकनीक से किया जा रहा था। नई बनी सड़कें अपनी सीधी बनावट, मजबूत नींव, जल निकासी की सुविधा देने वाली घुमावदार सतह और ज्वालामुखी की राख व चूने से बने कंक्रीट के इस्तेमाल के लिए उल्लेखनीय हैं। मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने ये तरीका कैसे ईजाद किया। महिला, क्या आपने सुना कि कल रात सीमावर्ती शहर लिफवुड में क्या हुआ? इस शहर के गिल्ड मास्टर ने पूछा, जब वह सीकर ऑफ इम्प्योरिटी गिल्ड के नेता के पीछे से आ रहा था। हाँ, मैंने सोचा, ये थोड़ा आश्चर्यजनक था। सच कहूँ तो मुझे अमोस की इस तरह मौत की उम्मीद नहीं थी, लेकिन इससे हमें एक मौका भी मिला है। अमोस नेपोका और जुलक्स दोनों राज्यों का सबसे बड़ा व्यापारी था। हम दोनों राज्यों में अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं। धन की देवी होने के नाते उनका दिमाग एक व्यवसायी महिला जैसा था। महिला, जुलुक्स और स्टारिन राज्यों के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए मुझे आश्चर्य नहीं होगा यदि कभी भी युद्ध छिड़ जाए। ये सच है, दोनों राज्य पीढ़ियों से इस राज्य को दबाते आ रहे हैं। उनके अहंकार को देखते हुए मुझे यकीन है कि वे राजा मानव की तेजी से प्रगति को देखकर चुप नहीं बैठेंगे। जुलुक्स और स्टारिन राज्य के बीच तनाव कई कारणों से बढ़ रहा है। सबसे पहले, मानव ने उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज करके सिल्वर मीडो ग्रोव की ओर विस्तार करना शुरू कर दिया और बंदरगाह शहर का निर्माण भी शुरू कर दिया। उनके प्रधानमंत्री को पकड़ना जुलक्स सम्राट के मुंह पर सीधा तमाचा मारने जैसा था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जुलक्स साम्राज्य ड्यूक और राजा के बीच टकराव पैदा करके स्टारिन साम्राज्य को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तो क्या हुआ जब गृहयुद्ध छिड़ गया? जुलक्स साम्राज्य एक ही झटके में स्टारिन क्षेत्र पर कब्जा कर सकता है। खैर, युद्ध का हमसे कोई लेना देना नहीं है। हमारा संघ किसी भी युद्ध के बावजूद सामान्य रूप से काम करता रहेगा। लेकिन मन ही मन धन की देवी थोड़ी चिंतित हो रही थी। जुलक्स राजवंश के आक्रमण के बाद नेपोका साम्राज्य, जो पीढ़ियों से स्टारिन साम्राज्य पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, चुपचाप नहीं बैठेगा। दोनों साम्राज्यों द्वारा उस साम्राज्य पर हमला करने के साथ, जो हाल ही में द्वितीय श्रेणी का शक्तिशाली साम्राज्य बना है, धन की देवी को यकीन नहीं है कि क्रिम्सन ड्रैगन अपनी भूमि की रक्षा कर पाएगा या नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। युवा गुरु, यह क्या है? समर राज, सिद्धि और मानव अध्ययन कक्ष में बैठक कर रहे थे। उनमें से 3 की नजर एक पुरानी किताब पर थी जो मानव कल रात अपने साथ खरीद कर लाया था। समर राज ये जानकर अभी भी हैरान था कि उसके युवा स्वामी के पास अब स्वर्गीय क्रिम्सन ड्रैगन वंश है। सिद्धि की तरह समर राज ने भी बहुत तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। बूढ़े व्यक्ति को शायद अपनी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। सिद्धि की तरह समर राज ने भी अपने महाराज को कड़ी चेतावनी दी कि वे किसी और आत्मा को अपने वंश के बारे में न बताएं। हम इस प्राचीन पुस्तक को कैसे खोलेंगे? इस पुस्तक को खोलने के लिए हमें एक द्वितीय श्रेणी के रून गुरु की आवश्यकता होगी। दरअसल मानव ने किताब उठाए और किताब के कवर पेज पर लिखे रून्स पढ़ने लगा।
ये देखकर सिद्धि और समर राज दोनों को लगा जैसे उनके सुन्न शरीर पर बिजली की एक और लहर दौड़ गई हो। खुला, युवा गुरु, आप वाकई रूम समझ सकते हैं। लेकिन कब से? समर राज 3 साल से मानव की सेवा कर रहा है। वह अपनी पत्नी सिद्धि के आने से पहले से ही यहाँ था। वह किसी से भी बेहतर जानता था कि इन 3 सालों में मानव ने शराब पीने के अलावा कुछ नहीं किया। ये जानते हुए कि वह समर राज से झूठ नहीं बोल सकता, मानव ने उन्हें आधा सच बताने का फैसला किया। देखो, मेरी तेज साधना, मेरे वंश का विकास और रूम्स के बारे में मेरी जानकारी, इन सब का एक बहुत बड़े राज से कुछ लेना देना है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम दोनों पर अपना राज नहीं बता सकता। बस ये राज बहुत बड़ा है। अगर लोगों को मेरा राज पता चल गया तो मैं मर जाऊंगा। मानव उन्हें इस सिस्टम के बारे में बिल्कुल नहीं बता सकता था। यही उसका एकमात्र तरीका था उन दोनों का मुंह बंद करने का, ताकि सिद्धि और समर राज दोनों उससे कोई और सवाल न पूछें। सिद्धि और समर राज ने एक दूसरे की तरफ देखा और गंभीरता से सिर हिलाया। शुक्रिया, अब इस किताब को खोलकर राज खोलते हैं। काला दिल, तो यह वही किताब है जिसने अमोस को ब्लैक हॉर्ट इस्तेमाल करने का तरीका सिखाया। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं ब्लैक हॉर्ट से अपने सैनिकों को मजबूत बना पाऊंगा। समर राज ने किताब उठाई और जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। काला हृदय एक रहस्यमयी तकनीक है जिसका इस्तेमाल कभी एक प्रसिद्ध नेक्रोमेंसर ने किया था। काला हृदय एक कृत्रिम हृदय है जिसे छाती के दाहिनी ओर लगाया जाता है। कहा जाता है कि ब्लैक हॉर्ट साधकों को अपार शक्तियां प्रदान करता है। ब्लैक हॉर्ट साधक की साधना गति को 2 गुना या 3 गुना भी कर सकता है। ब्लैक हार्ट का उपयोग करने पर उपयोगकर्ता के मन में भारी वृद्धि होती है। ये ब्लैक हॉर्ट वाली चीज वाकई बहुत जबरदस्त है। सिद्धि और समर राज दोनों इस किताब की कीमत जानते थे। अगर दूसरे राज्यों को ऐसी शक्तिशाली तकनीक के बारे में पता चल जाए तो वे इस किताब को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। युवा गुरु, मुझे लगता है कि हमें ये ब्लैक हॉर्ट बनाकर किसी अपराधी पर इसका परीक्षण करना चाहिए। अगर ये परीक्षण सफल रहा तो हम अपनी सैन्य शक्ति को 2 गुना नहीं तो 3 गुना जरूर कर सकते हैं। समर राज, मुझे तुम्हारा उत्साह तोड़ना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अगर परीक्षण सफल भी हो जाए तो भी हम अपनी सेना को बढ़ाने के लिए काले दिल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जरा सोचो, अगर यह खबर फैल गई तो क्या होगा? उस समय शक्तिशाली गुट हमारा पीछा करेंगे। साधना की इस दुनिया में एक साधक के लालच की कोई सीमा नहीं होती। बड़े गुट इस दिव्य तकनीक को पाने के लिए उनके राज्य को कुचलने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। मुझे लगता है कि तुम दोनों बहुत आगे की सोच रहे हो, सिद्धि ने किताब को देखते हुए कहा। हो, भले ही हम काला हृदय सफलतापूर्वक बना लें, फिर भी मुझे नहीं लगता कि कोई भी मन में अचानक हुई वृद्धि को झेल पाएगा। मान लीजिए कि एक साधक का शरीर एक पात्र है, जबकि हृदय पात्र का मुख्य भाग है। पात्र का आकार तभी बढ़ाया जा सकता है जब व्यक्ति की साधना बढ़े। अब कल्पना कीजिए कि अगर पात्र अपनी क्षमता से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? पात्र तरबूज की तरह फट जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि काला दिल भी रख दिया जाए तो 2 या 3 दिन के बाद दुष्प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा, या बदतर स्थिति में वह व्यक्ति गुब्बारे की तरह फट जाएगा। इसीलिए मेरे बुरे सपने में सैनिक ठीक दिख रहे थे, तो आखिरकार उनकी त्रासदी तो होनी ही थी। मानव को ये जानकर थोड़ी राहत मिली कि उन अनंत भविष्यों में से किसी एक में उसके दुश्मन उसी चीज की वजह से मारे जाएंगे जिसने उन्हें जीत और ताकत का स्वाद चखाया था। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम काले दिल का उपयोग कर सकें? समर राज ने निराश स्वर में पूछा। शायद मानव कर सकता है। मैं कैसे? मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आपके स्वर्गीय वंश के कारण ही काले हृदय को काम करने की अनुमति मिलनी चाहिए। सामान्य लोगों के विपरीत स्वर्गीय वंश वाले प्राणी विशेष होते हैं। हमारे कंटेनर के विपरीत आपका कंटेनर रबर से बना है जिसे खींचा जा सकता है। ये सब सिर्फ एक सिद्धांत है। मुझे कुछ शोध करना होगा। योजक चिन्ह 12 चूना पत्थर के स्तंभों में से प्रत्येक को घेरे हुए विशाल अंगीठी सिंहासन कक्ष के हर हिस्से को रोशन करती हैं और हर चीज को एक गर्म चमक से ढक देती हैं। तिरछी छत से लटके विशाल झूमर टिमटिमाती रोशनी में नाचते हैं, जबकि स्मारक इस भव्य कक्ष के मोज़ेक फर्श पर नीचे की ओर देखते हैं। सिंहासन से एक मूंगा गलीचा नीचे की ओर फैला हुआ है और पूरे हॉल को घेरता है, जबकि दीवारों पर सजी हुई लकीरों वाले चौकोर झंडे लटके हुए हैं। हर झंडे के बीच एक छोटा सा जादुई झूमर लटका हुआ है, जिनमें से कुछ को जलाया गया है और वे नीचे लगे नायकों और महापुरुषों के चित्रों को रोशन कर रहे हैं। विजय के महत्वपूर्ण क्षणों को दर्शाने वाली विशाल रंगीन कांच की खिड़कियां झंडियों के समान ही मूंगे के रंग के पर्दों से छिपी हुई हैं। पर्दों को आकर्षक लटकनों और चमकदार कोनों से सजाया गया है।
संगमरमर का एक भव्य सिंहासन राज्य के एक विशाल चित्र के सामने रखा है और उसके साथ 3 समान लेकिन छोटी सीटें हैं जो अतिथि गणमान्य व्यक्तियों के लिए हैं। सिंहासन प्रतीकात्मक चित्रों से ढका हुआ है और उसके प्रत्येक चौड़े कान पर एक भव्य सिंह का सिर लगा हुआ है। मोटे तकिए गहरे मूंगे के हैं और उन्हें भी अलंकृत नक्काशी से सजाया गया है। जो लोग अपने शाही महामहिम से मिलने का इंतजार कर रहे हैं वे हल्के प्रकाश से जगमगाती ओक की ढेरों बेंचों पर बैठ सकते हैं जो सभी सिंहासन के सामने चौड़े वी आकार में हैं। उच्च पदस्थ लोग सिंहासन के सामने बनी भव्य बालकनियों में बैठ सकते हैं। जबकि इस्तारिन साम्राज्य की धरती पर शांति छाने लगी थी, जुलक्स राजा बिल्कुल भी खुश नहीं था। महाराज, इस्तारिन साम्राज्य से दूत आ गया है। मुझे सुनने दो कि इस्तारिन साम्राज्य क्या कहना चाहता है। इस्तारिन राज्य के राजा को ये कहना पड़ा, जुलक्स राजवंश के राजा, इस्तारिन राज्य ने आपके राज्य के प्रधानमंत्री को एक विद्रोही के साथ काम करने के जुर्म में बंदी बना लिया है। फिलहाल प्रधानमंत्री हमारी हिरासत में हैं। चिंता न करें, मैं उन्हें दिन में 3 बार खाना खिला रहा हूँ। अगर महाराज अपने प्रधानमंत्री को वापस चाहते हैं तो मुझे 50,000 शाही सोने के सिक्के, 50 2 सितारा हथियार और 1 साल का अनाज चाहिए। इस्तारिन राज्य के राजा की हिम्मत वाकई बढ़ गई है। सोचिए, एक राजा जो 1 हफ्ते पहले तक शराब के नशे में रहता था, अब हमारे प्रधानमंत्री को छुड़ाने के लिए जुलुक्स राजवंश से फिरौती मांग रहा है। जुलुक्स राजवंश इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। राजा की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। एक तुच्छ राज्य की हिम्मत कैसे हुई कि वह जुलुक्स राजवंश के प्रधानमंत्री को पकड़ ले। जिस कुत्ते को हम खाना खिलाते थे अब वही हमें काटने लगा है। राजा की नज़र में इस्तारिन राज्य जमीन के एक छोटे से टुकड़े के अलावा कुछ नहीं था जिसे हम किसी भी समय जीत सकते थे। जनरल डेरेनेलिस को 60,000 सैनिकों के साथ इस्तारिन साम्राज्य को कुचलने के लिए भेजो और उससे कहो कि वह उस राजा को न मारे। मैं उस कमीने को खुद यातना देकर मार डालना चाहता हूँ। लेकिन महाराज, रिपोर्टों के अनुसार हो सकता है कि कोई तीसरे दर्जे का साधक दुश्मन की मदद कर रहा हो। क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ा और इंतजार करना बेहतर होगा? राजा के एक सलाहकार ने पूछा। तो क्या जनरल डेरेनेलिस की शक्ति किसी भी तृतीय क्रम से निपटने के लिए पर्याप्त है? जनरल डेरेनेलिस स्वयं एक तृतीय क्रम अस्तित्व थे। जल्दी ही 1 और हफ्ता बीत गया। इस हफ्ते सिद्धि ब्लैक हॉट पर शोध करने में व्यस्त थी। समर राज और एलेक्स मानव के आदेश पर प्रबंधन का काम कर रहे थे, जबकि 2 हफ्तों से प्रशिक्षण ले रहे 700 रंगरूट अब अपने डिवीजन का चयन करने के लिए तैयार थे। मानव ने चयन का काम अपने 7 जनरलों पर छोड़ दिया क्योंकि वे रंगरूटों को उससे बेहतर जानते थे। राजधानी का पुनर्निर्माण सुचारू रूप से चल रहा था। अब तक सीकर ऑफ इम्प्योरिटी गिल्ड ने भी राजधानी में अपनी पहली शाखा खोल ली थी। बंदरगाह शहर बनाने की योजना अपने अंतिम चरण में थी और निर्माण कार्य अगले सप्ताह कभी भी शुरू हो जाना चाहिए। दूसरी ओर सिल्वर मीडो ग्रोव का विस्तार भी बहुत सुचारू रूप से चल रहा था। दूसरे हफ्ते के अंत तक खाने पीने की चीजों की कीमतें भी गिर गईं, जिससे आम लोगों के लिए यह ज्यादा किफायती हो गया। प्रधानमंत्री जोसेफ को बंदी बनाने के बाद मानव ने, ये जानते हुए कि युद्ध शुरू होने वाला है, ड्यूक सर्लिस के नेपोका साम्राज्य के कुछ व्यापारियों से संबंधों का इस्तेमाल करके भारी मात्रा में खाने पीने की चीजें खरीद लीं। सिल्वर मीडो ग्रोव की ओर सीमाएं बढ़ाकर सैनिक बड़ी संख्या में जादुई जानवरों का शिकार करने में भी सक्षम हो गए। जादुई जानवरों को वापस राजधानी ले जाया गया। इस दुनिया में 2 तरह के जंगली जानवर थे। एक ऐसा जानवर था जो खेती नहीं कर सकता था, जबकि एक और तरह का जानवर था जिसे जादुई जानवर कहा जाता था और जो खेती कर सकता था। जादुई जानवर कुछ खास साधना तकनीकों के साथ पैदा होते हैं जिनका इस्तेमाल वे खेती करने के लिए करते हैं। हालांकि इंसानों के विपरीत जादुई जानवर दूसरे जादुई जानवरों को मारकर और उनका मांस खाकर भी खेती कर सकते हैं। जादुई जानवर केवल उन जंगलों में रहते थे जहां मन की मात्रा ज्यादा होती थी। सिल्वर मीडो ग्रोव उन जगहों में से एक है जहां जादुई जानवर रहते हैं। हालांकि यह बीता हफ्ता मानव के लिए सबसे रोमांचक रहा है। हालांकि वह इस पूरे हफ्ते लेवल अप नहीं कर पाया, फिर भी उसे जरा भी दुख नहीं हुआ। उसने अपना ज्यादातर समय अपने स्टडी रूम में बिताया। एलेक्स और समर राज के अलावा सिद्धि को भी उसके स्टडी रूम में आने की मनाही थी। किसी को पता नहीं था कि मानव अपने स्टडी रूम में क्या कर रहा है। दस्तक दस्तक, प्रवेश करना। मास्टर के सामने खड़े होकर समर राज बहुत गंभीर लग रहे थे। युवा मास्टर, जुलुक्स राजवंश ने आधिकारिक तौर पर इस्तारिन साम्राज्य के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। मानव के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया। युद्ध तो तब शुरू हो चुका था जब मैंने उनके प्रधानमंत्री को पकड़ लिया था। बस जुलुक्स राजवंश के कार्रवाई करने का समय आ गया था। दोनों राज्यों से एक साथ लड़ने के बजाय एक एक करके लड़ना बेहतर था।
तो दुश्मन सेना के पास कितने सैनिक हैं? 3 क्रम के जनरल के नेतृत्व में 60,000 सैनिक। खैर, संख्या मेरी उम्मीद से ज्यादा है। उनकी सेना कब आएगी? 72 घंटे से भी कम समय में। उनका निशाना जरा का शहर है। मैं समझ गया। फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? युद्ध की तैयारी करो, खून बहाने का समय आ गया है। महाराज, यदि सभी लोग चले जाएं तो महल में कौन रहेगा? सबका क्या मतलब है? सिद्धि महल में ही रहेगी। चूंकि सिद्धि एक किमियागर वर्ग की साधक थी, इसलिए उसे युद्ध के मैदान में लाने का कोई मतलब नहीं था। सिद्धि के कौशल ज्यादातर सहायक प्रकार के थे। हालांकि यह सच है कि उसके सहायक कौशल युद्ध में काम आएंगे, मानव को यकीन नहीं है कि वह उसकी रक्षा कर पाएगा या नहीं। युद्ध का मैदान बहुत अस्त व्यस्त होगा। हालांकि मानव पहली बार युद्ध लड़ रहा था, फिर भी उसे पता था कि पूरा युद्ध क्षेत्र खून से रंग जाएगा। युद्ध में कुछ भी हो सकता है। वह उसकी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता। रंगरूटों का क्या? 2 हफ्ते की ट्रेनिंग और लेडी सिद्धि की नियमित गोलियों के बाद मुझे लगता है कि वे युद्ध में भाग लेने के लिए तैयार हैं। नए प्रशिक्षित सैनिकों के रूप में वे पहले से ही मजबूत हैं। समर राज को लगा कि वे इस मौके का इस्तेमाल रंगरूटों को अनुभव हासिल करने में कर सकते हैं, जो उनके विकास में मददगार होगा। नहीं, अगर इन्हें युद्ध के मैदान में ले जाया गया तो ये सभी मर जाएंगे। सिद्धि की गोलियों ने जरूर इनके शरीर को मजबूत बना दिया है, लेकिन ये अभी भी कच्चे लोहायस्क हैं। भले ही इनके शरीर मजबूत हो गए हों, लेकिन इनमें उस शक्ति का इस्तेमाल करने का हुनर नहीं है। इस लड़ाई के लिए हम मुख्य रूप से ड्यूक ज़ेन की सेना पर निर्भर रहेंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, क्या तुम सच में नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ आऊं? सिद्धि ने झुंझलाहट में अपने होंठ काटे। युद्ध और मारकाट से उसे जितनी नफरत थी, उतनी ही वह मानव के साथ आना चाहती थी और युद्ध में उसका साथ देने के लिए अपने हुनर का इस्तेमाल करना चाहती थी। नहीं राजकुमारी, आप महल में रह सकती हैं और हमारे लिए तरह तरह की गोलियां बनाती रह सकती हैं। आपको अंदाजा भी नहीं है कि गोलियां बनाकर आप हमारी सेना में कितना योगदान दे रही हैं। आपकी गोलियां सैनिकों को एक अतिरिक्त जीवन देंगी। कम दामों पर उपचारात्मक गोलियां बेचने की पिछली योजना रद्द कर दी गई। अब उन उपचारात्मक गोलियों का इस्तेमाल घायल सैनिकों को ठीक करने के लिए किया जाएगा। तो इसे अपने साथ ले जाओ। सिद्धि ने एक बैंगनी रंग की गोली दी जो एक जैड बोतल में रखी थी। ये गोली क्या है? रसायन विद्या का ज्ञान न रखने वाला व्यक्ति भी बता सकता है कि यह गोली 3 स्टार गोली थी। यह एक 3 स्टार गोली है जिसे मैंने कई कोशिशों और गलतियों के बाद बनाया है। ये गोली आपके खून से बनी है। क्रिम्सन बेस्ड गोली आपकी शक्ति को अस्थायी रूप से 1 क्रम बढ़ा सकती है, लेकिन याद रखें कि आपकी साधना में यह वृद्धि केवल 10 मिनट तक ही रहेगी। 10 मिनट के बाद आपको गोली के दुष्प्रभाव का अनुभव होगा। मुझे लगता है कि मुझे अपनी ताकत में अचानक हुई वृद्धि की कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ, इस गोली के इस्तेमाल के बाद आपकी आत्मा का 5% हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाएगा। इससे आपकी साधना शक्ति कुछ समय के लिए कम हो जाएगी। आपकी आत्मा को ठीक होने में कितना समय लगेगा, यह मुझे भी ठीक से पता नहीं है, क्योंकि मुझे आत्मा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। तो ये गोली ही मेरा आखिरी उपाय है। मानव ने बैंगनी रंग की गोली को घूर कर देखा। मैं सच में नहीं चाहती कि तुम इस गोली का इस्तेमाल करो, लेकिन ये मरने से तो बेहतर है। याद रखना, इस गोली का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी उपाय के तौर पर ही करना। असल में सिद्धि तो ये गोली बनाना ही नहीं चाहती थी। मौत के मुकाबले ये एक छोटी सी कीमत थी। शुक्रिया सिद्धि, मानव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। आपने अपने शोध में कितनी प्रगति की है? इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। ज्यादा से ज्यादा मुझे 1 हफ्ते का समय लगेगा। जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है समर राज, मैं सब कुछ तुम्हारे हाथ में छोड़ दूंगा। आप निश्चिंत रहें। महाराज, यह विनम्र सेवक आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा। समर राज ने विनम्रता से अपना सिर नीचे किया और मानव को प्रणाम किया। चलो चलें। सारा भोजन, औषधियां और अन्य सामान मानव के भंडार में था। 7 सेनापतियों और 400 सैनिकों के साथ राजा युद्ध के लिए निकल पड़ा। मानव ने केवल 400 सैनिक लिए और बाकी को राजधानी की रक्षा करने का आदेश दिया। युद्ध के दौरान राजधानी को बिना सुरक्षा के छोड़ना अच्छा विचार नहीं था। समर राज को पीछे छोड़ने का एक और कारण ये था कि अगर कोई तीसरा पक्ष इस स्थिति का फायदा उठाकर हमला करता तो उसके पास सेना का नेतृत्व करने की क्षमता होती। दीवारों के जीर्णोद्धार के बाद मानव को विश्वास हो गया कि उसकी सेना भी दुश्मनों को इतनी देर तक रोके रख सकती है कि वह वापस राजधानी की ओर भाग सके। सबके साथ राजधानी से बाहर निकलने के बाद मानव ने उन्हें रोकने का आदेश दिया। स्कॉट, तुम मोर्चा संभालो और सेना को जरा का शहर ले जाओ। मुझे कुछ और काम करना है।
मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अच्छा, ये कहते ही मानव के पीछे 2 लाल पंख दिखाई दिए। प्रत्येक लाल पंख 2 मीटर लंबा था। सबके सामने राजा सिल्वर मीडो ग्रोव की ओर आकाश में उड़ गया। लगता है एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। कल रात पूरा आसमान काले तूफानी बादलों से ढका हुआ था। स्थानीय लोगों ने समर राज को बताया कि आज या कल तक एक बहुत बड़ा तूफान आ सकता है। उम्मीद है कि तूफान के साथ जुल्क्स राजवंश की सेना अपना मार्च रोक देगी और तूफान के खत्म होने तक इंतजार करेगी। मानव ने एक अर्धचंद्राकार काली बाली निकाली और उसे अपने दाहिने कान में पहन लिया। ड्यूक सरलस महामहिम का अभिवादन करते हैं। कमांडर ज़ेन महामहिम को नमस्कार करते हैं। बस अब औपचारिकताएं बहुत हो गईं। इस समय हमारे पास इन चीजों के लिए समय नहीं है। सर सरलिस, गठबंधन के हमारे प्रस्ताव पर नेपोका साम्राज्य की क्या प्रतिक्रिया थी? मानव ने ड्यूक सरलिस से नेपोका साम्राज्य के राजा को एक पत्र भेजने के लिए कहा था। मुझे अभी तक उनसे कोई जवाब नहीं मिला है। लगता है वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं। मानव ने अपने शब्दों से चुप्पी तोड़ी। महाराज, वे हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं? कमांडर ज़ेन ने पूछा। ज़ेन एक कमांडर था। उसे राजनीति के काम करने के तरीके का न तो कोई अनुभव था और न ही कोई जानकारी। दोनों राज्यों को लगता है कि हमारे पास तीसरे दर्जे का साधक है। मानव ने दोनों राज्यों में अफवाह फैलाने के लिए जासूस भी भेजे। अब नेपोका साम्राज्य देखना चाहता है कि क्या यह अफवाह सच है। मतलब वे सोच रहे हैं कि हम आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए अपने तीसरे दर्जे के साधक का इस्तेमाल करेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तीसरे क्रम का होना इन सभी मामलों को कैसे प्रभावित कर सकता है। मुझे समझाएं। नेपोका साम्राज्य ये देखना चाहता है कि क्या हमारे पास सचमुच कोई तृतीय श्रेणी है। चाहे हमारे पास कोई तृतीय श्रेणी हो या न हो, नेपोका साम्राज्य को हमारी मदद करनी ही होगी। एक बार जब जुलक्स राजवंश हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर लेगा तो नेपोका साम्राज्य उनका अगला बड़ा निशाना होगा। इसे रोकने के लिए नेपोका साम्राज्य इस युद्ध में हमारी सहायता करेगा। इसीलिए मैंने एक पत्र लिखा और ड्यूक सरलिस से उसे राजा तक भिजवाया। वे जानबूझकर अपनी प्रतिक्रिया में देरी क्यों कर रहे हैं? इसका एक और कारण इस्तारिन सेना को कमजोर बनाना है। वे नहीं चाहते कि इस्तारिन उनकी मदद से अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाएं। कल्पना कीजिए कि अगर नेपोका साम्राज्य की मदद से हम जुलक्स राजवंश को पीछे धकेलने में कामयाब हो गए तो बदले में हमें कई लाभ मिलेंगे, जिससे हमारी सैन्य शक्ति तीसरे स्तर तक बढ़ जाएगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हम उनके साम्राज्य के लिए खतरा बन जाएंगे। ये युद्ध स्वार्थों की लड़ाई है। नेपोका साम्राज्य इस युद्ध से जुलक्स या इस्तारिन साम्राज्य को कोई सैन्य शक्ति हासिल नहीं करने देगा। उनका उद्देश्य जुलक्स सेना का उपयोग करके इस्तारिन सेना को इस हद तक कमजोर करना है कि हमारी सैन्य शक्ति प्रथम श्रेणी तक गिर जाए। ऐसा करते हुए वे इस आक्रमण में हमारे तथाकथित तृतीय श्रेणी के साधक के मारे जाने तक भी इंतजार करना चाहते हैं। महाराज, मैं भी पूरी तस्वीर नहीं देख पाया। मुझे लगता है आपकी राजनीतिक समझ मुझसे भी ज्यादा ऊंची है। मुझे लगता है आप ही इस राज्य के मार्गदर्शक हैं। हा हा हा, ड्यूक सरलिस जोर से हंसा। महाराज, जुलक्स राजवंश का क्या हुआ? जरूर उन्होंने भी हमसे गठबंधन की मांग करने की उम्मीद की होगी। ज़ेन ने पूछा। मुझे नहीं पता। हालांकि मैंने जानबूझकर उनके प्रधानमंत्री को बंदी बनाया था और उनकी चेतावनियों को भी नजरअंदाज किया था और सिल्वर मीडो ग्रोव की ओर अपना क्षेत्र बढ़ाना शुरू किया था और बंदरगाह शहर का निर्माण भी शुरू किया था। मुझे लगता है कि इन सब बातों ने राजा को सचमुच बहुत क्रोधित किया होगा। कभी कभी बहुत ज्यादा अहंकार होना अच्छा नहीं होता। एक कमजोर राज्य को उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज करते देखकर राजा को जरूर अपमान महसूस हुआ होगा और यहाँ तक कि उन्होंने उनके प्रधानमंत्री और मंत्री को भी बंदी बना लिया और फिरौती भी मांगी। इस समय उनके मन में बस एक ही विचार है और वह है हमारे राज्य को नष्ट करना। कुछ राजाओं के लिए उनकी प्रतिष्ठा ही सब कुछ होती है। जुलक्स राजवंश का राजा अपनी प्रतिष्ठा की बहुत परवाह करता है। अपने अहंकार के कारण वह ये समझ ही नहीं पाया कि वह मेरे जाल में फंस रहा है। कुछ राजाओं के लिए उनकी प्रतिष्ठा ही सब कुछ होती है। जुलक्स राजवंश का राजा अपनी प्रतिष्ठा की परवाह करने वाला व्यक्ति है। अपने अहंकार के कारण वह ये समझ ही नहीं पाया कि वह मेरे जाल में फंस रहा है। जिस दिन मानव ने वह दुष्स्वप्न देखा जिसमें जुलक्स राजवंश द्वारा काल के निकट के सभी लोगों को मार डाला गया था, उस दिन से मानव के मन में जुलक्स राजा के प्रति गहरी नफरत पैदा हो गई। ज़ेन द्वारा भेजे गए पत्र से मानव को पता चल गया था कि प्रधानमंत्री ठीक उसी दिन आने वाले हैं। सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हुआ। खाद्यान्न की कमी का बहाना बनाकर मानव ने राजा को और भड़काया और अपनी सीमाएं बढ़ाकर बंदरगाह शहर बसाया। जीनियस। महाराज, इस बूढ़े का खून उत्तेजना से उबल रहा है। अंततः दोनों राज्य हमारी सीमाओं पर भिड़ेंगे।
ये स्थिति ऐसी है जैसे मैं मरूंगा तो दूसरों को भी अपने साथ घसीटता हुआ ले जाऊंगा। हाँ, बस इतना है कि अभी मेरा मरने का कोई इरादा नहीं है। एक महान सेनापति सन त्सू ने एक बार एक उक्ति कही थी, यदि आप दुश्मन को जानते हैं और खुद को जानते हैं तो आप एक भी हार के बिना सैकड़ों लड़ाइयाँ जीत सकते हैं। महाराज, अब मुझे ड्यूक रेयान पर तरस आने लगा है। वह ये जाने बिना ही मर गया कि उसे चारे के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। सुन त्सू की एक और कहावत है, जब आप बलवान हो तब दुर्बल दिखें और जब आप दुर्बल हो तब बलवान दिखें। इस्तारिन सेना में एक तृतीय श्रेणी के साधक की झूठी खबर फैलाकर हमने दोनों राज्यों में दहशत फैला दी। फिलहाल सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, लेकिन मुझे संदेह है कि दुश्मन ज्यादा देर तक हमारी हथेलियों पर नाचेगा। हाँ, हमें कोई विकल्प सोचना होगा। सौभाग्य से हमारे पास पहले से ही एक विकल्प मौजूद है। मैं उनसे सिल्वर मीडो ग्रोव में मिलने जा रहा हूँ। मुझे यकीन है कि नेपो का साम्राज्य अपने गठबंधन के लिए कर मांगेगा। वे कहेंगे कि आपके साम्राज्य की रक्षा के बदले में हम चाहते हैं कि हर साल कर दिया जाए, लेकिन चिंता न करें, कर देना थोड़े समय के लिए ही रहेगा। मुझे आप पर भरोसा है महाराज, आपके रहते हमें किसी बात का डर नहीं है। इसके बाद मानव ने ड्यूक्स को सैनिकों की भर्ती बढ़ाने का आदेश दिया। 5 मिनट की और चर्चा के बाद आखिरकार बैठक समाप्त हुई। अगर मेरी योजना कामयाब रही तो इस युद्ध के खत्म होने तक इस्तारिन साम्राज्य 5वीं श्रेणी का नहीं तो 4थी श्रेणी का साम्राज्य जरूर बन जाएगा। लगातार 10 घंटे उड़ान भरने के बाद मानव आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच गया। अब मानव एक विशाल पहाड़ी घाटी के सामने था। तो ये है एवरलास्टिंग हाईलैंड्स। यहाँ सब कुछ हरियाली की एक परत से ढका हुआ था। एवरलास्टिंग हाईलैंड्स सिल्वर मेडो ग्रोव में एक जगह थी। एवरलास्टिंग हाईलैंड्स के बीचों बीच एक विशाल पहाड़ी घाटी थी जहाँ राक्षस जाति के लोग रहते थे। कहा जाता है कि बहुत समय पहले एक राक्षस जाति ने दुनिया पर आक्रमण किया था। उन्होंने डाइंग आइल महाद्वीप के साथ साथ डाइंग आइल महाद्वीप के पास स्थित 2 अन्य महाद्वीपों पर भी कब्जा कर लिया था। उस समय पूरी दुनिया अराजकता में डूबी हुई थी। एक विदेशी जाति के आक्रमण ने दुनिया की सभी जातियों को एक साथ ला दिया था। सभी जातियों की संयुक्त शक्ति से राक्षस जाति को 90 वर्षों के संघर्ष के बाद उनकी दुनिया में वापस धकेल दिया गया। लेकिन उन 90 वर्षों में कई राक्षस जाति के लोग अपने विजित क्षेत्रों में बस गए थे। राक्षस जाति के चले जाने के बाद भी वे राक्षस इस दुनिया से कभी नहीं गए। जिस प्रकार पशु जाति के सिंह और लोमड़ी जैसी कई उपजातियां थीं, उसी प्रकार राक्षस जाति की भी विभिन्न उपजातियां थीं। आज सक्कुबस इस दुनिया की सबसे प्रसिद्ध जातियों में से एक है। लेकिन दानव जाति के आक्रमण से पहले इस दुनिया में कोई सक्कुबस नहीं था। सक्कुबस माजिन, शैतान, दुष्ट ऑर्क, भूत, पिशाच, हारग्रेव, पतित देवदूत, स्टोन मिनोटॉर, गिल्डेड ट्रोल, ट्रांस और स्नो गोलियत दानव जातियों के कुछ उदाहरण थे। समय के साथ इस दुनिया के लोगों ने दानव जातियों को स्वीकार कर लिया है। हालांकि शैतानों, पतित देवदूतों, पिशाचों और सक्कुबस जातियों के अलावा बाकी सभी राक्षसी जातियों से घृणा की जाती है। उनके साथ भेदभाव किया जाता है और उन्हें गुलामों की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसी कारण कई राक्षस जातियां सभ्यता से दूर जंगलों में रहती हैं। सक्कुबस जाति के इतने लोकप्रिय होने का एकमात्र कारण उनकी वासना शक्ति थी। कहा जाता है कि सक्कुबस जाति ने वेश्यावृत्ति केंद्रों में अपना स्थान पाया। हालांकि समय के साथ आजकल केवल निम्न वर्ग की सक्कुबस ही वेश्यावृत्ति केंद्रों में काम करती हैं, जबकि धनी सक्कुबस परिवार दुनिया भर के विभिन्न राज्यों में बस गए और शक्तिशाली कुलीन बन गए। यही बात पिशाचों, शैतानों और पतित देवदूतों के लिए भी कही जा सकती है। पिशाचों, शैतानों और पतित स्वर्गदूतों में असाधारण शक्ति थी जो लगभग कल्पित बौनों और ड्रैगन के बराबर थी। दानव जाति में भी पिशाच, शैतान और पतित स्वर्गदूत हमेशा शीर्ष पर रहे। सक्कुबस जाति के विपरीत पिशाच, शैतान और पतित स्वर्गदूतों ने छोटे छोटे राज्यों के साथ मिलकर काम किया और बाद में अपना राज्य स्थापित करने में भी सफल रहे। पिशाच, शैतान, पतित देवदूत और सक्कुबस के बाद माजिन जाति आती है। बाकी 4 जातियों के विपरीत इनकी संख्या बहुत कम थी। माजिन जाति ने जंगलों में रहना पसंद किया। सदाबहार पहाड़ी क्षेत्र उनका एक घर था और मानव उनसे मिलने यहाँ आया था। मानव को घाटी के बीचों बीच एक गांव दिखाई दे रहा था। मानव ने जो सुना था उसके अनुसार यहाँ रहने वाले माजिन लोग दूसरी जातियों के साथ बातचीत या काम करना पसंद नहीं करते। साल में 1 या 2 बार वे जड़ी बूटियां, दुर्लभ रसायन विद्या की सामग्री और जादुई जानवरों के शव लेकर जरा का शहर जाते थे और उनके बदले हथियार, कपड़े, नमक और खेती के औजार लेते थे। मुझे उम्मीद है कि वे कम से कम मेरी बात तो सुनेंगे। मानव धीरे धीरे माजिन गांव के सामने उतरा।
पूरा गांव 3 मीटर ऊंची पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। घर लकड़ी के बने थे। रुको। प्रवेश द्वार पर 2 माजिन पहरा दे रहे थे। मानव ने वही किया जो उन्होंने उसे करने को कहा था। उसने हिलना बंद कर दिया और अपनी बाहें हवा में उठाकर ये दिखाने की कोशिश की कि वह उन्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया है। बाहर वाले, तुम्हें क्या चाहिए? मानव के लाल पंख देखकर दोनों माजिन एक पल के लिए असमंजस में पड़ गए। पीढ़ियों से एक ही जगह रहने से दुनिया के बारे में उनका ज्ञान सीमित हो गया था। उनमें से ज्यादातर को मानव की जाति का पता ही नहीं था। मैं आपके नेता से बात करने आया हूँ। हर माजिन जाति के लोगों के माथे पर 1 या 2 सींग होते थे। पहरेदारों के माथे पर 2 काले सींग होते थे। आमतौर पर उनके सींगों का रंग उनके बालों के रंग जैसा ही होता है। हमारे नेता से बात करो। मुझे माफ करना, लेकिन हम किसी अजनबी को अपने नेता से मिलने की इजाज़त नहीं दे सकते। अगर आपके पास हमारे नेता के लिए कोई संदेश है तो हम उसे गांव के नेता को दे देंगे। दोनों माजिन रक्षकों को मानव पर इतना भरोसा नहीं था कि वे उसे अपने गांव के अंदर ले जा सकें। क्यों न मैं अपना परिचय दूं। मैं इस्तारिन राज्य का राजा हूँ। आज मैं आपके गांव के सरदार से मिलने आया हूँ। दोनों माजिन गार्डों ने एक दूसरे को एक पल के लिए देखा, जैसे ये तय कर रहे हों कि नेता को कौन सूचित करेगा। तुम यहीं रुको, मैं अपने नेता को खबर कर दूंगा। मानव को माजिनों के रवैये से कोई आपत्ति नहीं हुई। वे उसे जानते भी नहीं थे। वह 10 मिनट तक प्रवेश द्वार पर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता रहा, जब तक कि काले बालों वाला माजिन रक्षक वापस नहीं आ गया। तुम मेरे साथ आ सकते हो, लेकिन याद रखना, अगर तुमने कुछ भी संदिग्ध किया तो हम तुम पर हमला करने से नहीं हिचकिचाएंगे। मानव ने सिर हिलाया और माजिन गार्ड के पीछे चल दिया। खलनायक के घर में घूमते हुए मानव ने कई छोटे माजिन बच्चों को देखा, जिनके माथे पर एक प्यारा सा सींग निकला था, जो उत्सुकता से उसे देख रहे थे। बच्चों को बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए किसी बाहरी व्यक्ति को देखकर उनकी जिज्ञासा जागृत हो गई। बच्चों को अपनी ओर देखते देख मानव धीरे से मुस्कुराया और अपने पंख हल्के से हिलाए। जैसे ही बच्चे मानव की ओर बढ़े और उसके पंखों को छूने लगे, जिससे उनका ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो गया, बच्चों की माताएं आईं और उन्हें ले गईं। मुझे हैरानी है कि हर कोई बाहरी लोगों के प्रति इतना आक्रामक क्यों है। क्या ड्यूक रेयान ने इस गांव के साथ कुछ किया है या क्या? 3 मिनट चलने के बाद वे एक घर के सामने रुके, जो एक सामान्य लकड़ी के घर से 4 गुना बड़ा था। ये गांव के नेता का घर है। घर का अंदरूनी हिस्सा पारंपरिक जापानी घरों की तरह बनाया गया था। दस्तक दस्तक, अंदर आएं। दरवाजा खोलते ही माजिन गार्ड ने मानव को अंदर आने का इशारा किया। कमरे में घुसते ही सबसे पहले उसका ध्यान जमीन पर बैठे एक बूढ़े आदमी पर गया। बूढ़े ने काला किमोनो पहना हुआ था। उसके माथे के बाएं हिस्से पर एक काला सींग था। वॉटफोर्ड गांव में आपका स्वागत है। क्यों न आप बैठ जाएं ताकि हम बातें कर सकें। मानव ने सिर हिलाया और उस बूढ़े आदमी के सामने बैठ गया। उनके बीच एक छोटी सी कॉफी टेबल थी। क्यों न हम परिचय से शुरू करें। मेरा नाम मानव है। मैं इस्तारिन साम्राज्य का राजा हूँ। मैंने इस्तारिन राजा के बारे में बहुत सुना है। मानव के चेहरे पर एक बेबस मुस्कान आ गई। वह समझ गया कि बूढ़ा आदमी शराब के आदी राजा के रूप में अपनी प्रतिष्ठा की बात कर रहा है। खैर, मैं ज़ैकरी स्कल्सपाया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस माजिन गांव का नेता हूँ। मुझे सीधे बात करना और महामहिम से उनके अचानक आने का कारण पूछना पसंद है, खासकर जब 62 घंटे से भी कम समय में युद्ध शुरू होने वाला हो। और यहाँ मुझे लगा कि आपके माजिन गांव को युद्ध के बारे में कुछ पता नहीं है। मानव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, हम तो बहती हवा से कुछ जान लेते हैं। बस हमें परवाह नहीं। पीढ़ियों से हमारे लोग इस घाटी में बाहरी दुनिया की परवाह किए बिना रह रहे हैं। दस्तक दस्तक, अंदर आइए। जब दरवाजा खोला गया तो हल्के नीले रंग की किमोनो पहने एक खूबसूरत महिला चाय और नाश्ता लेकर आई। यह मेरे पहले बेटे की पत्नी है। उसका नाम मैरी स्कल्सपाया है। मैरी देखने में सिर्फ 20 साल की लगती थी, लेकिन असल में उसकी उम्र 35 से ज्यादा थी। उसकी लंबाई 5 फुट 8 इंच थी। उसके लंबे नीले बाल थे, जिन्हें उसने जूड़े में बांधा हुआ था। चाय और नाश्ता परोसने के बाद मैरी झुककर कमरे से बाहर चली गई। अब बातचीत शुरू करने से पहले क्यों न हम चाय पी लें। वादा है तुम्हें ये चाय बहुत पसंद आएगी। मानव ने सिर हिलाया और चाय को कुछ बार फूंकने के बाद एक घूंट लिया। ये वाकई बहुत अच्छी है। ये चाय तो महल में मिलने वाली चाय से भी बेहतर है। मानव और महल के सभी लोग जो चाय पीते हैं, वह खास तौर पर दूसरे महाद्वीप से आयात की जाती है। हाँ, मुझे ये जानकर खुशी हुई कि महामहिम को हमारी चाय पसंद है। ये चाय ग्रह प्राकृतिक रूप से एवरलास्टिंग हाईलैंड्स के पहाड़ों में उगता है। इस चाय को पीने से मन की शीघ्र रिकवरी होती है।
अगर इस चाय का सेवन लंबे समय तक किया जाए तो व्यक्ति का मन स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। कोई आश्चर्य नहीं, मुझे तुम्हारे शरीर से इतनी शक्तिशाली आत्मा निकलती हुई महसूस हुई। मानव बहुत चकित हुआ। वह चाहता था कि हो सके तो महल में सभी लोग ये चाय पिएं। महाराज, यदि आप हमसे ये चाय खरीदने की सोच रहे हैं तो मुझे आपको निराश करना होगा। क्यों? मानव ने चाय का आनंद लेते हुए पूछा। सबसे पहले, आप अकेले नहीं हैं जो हमारी चाय चाहते हैं। हाल ही में डाकुओं के एक समूह ने हमारी चाय चुराना शुरू कर दिया है। आमतौर पर हमारे पास इतनी चाय होती थी कि हम उसे व्यापारी को भी बेच सकते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों में हमारी चाय की आपूर्ति कम हो गई है। अगर तुम चाहो तो मैं डाकुओं वाली स्थिति में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मानव स्वाभाविक रूप से माजिन का विश्वास और सम्मान पाने के लिए ऐसा कर रहा था। जब मानव गांव में घूम रहा था तो उसने देखा कि 5 साल के बच्चों का भी अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा मन था। इतना मन तो 5 साल के अजगर का भी नहीं होता। आपके स्नेहपूर्ण शब्दों के लिए धन्यवाद, लेकिन हम इस समस्या का समाधान खुद ही कर सकते हैं। अब विषय से हटकर मैं महाराज के हमारे छोटे से गांव में अचानक आने का कारण पूछना चाहता हूँ। ये वह जगह नहीं है जहाँ किसी राजा को आना चाहिए। मानव को महसूस हो रहा था कि बूढ़ा व्यक्ति बाहरी लोगों से दूरी बनाने की कोशिश कर रहा था। डाकुओं से परेशान होने के बावजूद वे मदद मांगने को तैयार नहीं थे। मेरी मुख्य योजना आपके लोगों को अपने इलाके में रहने के लिए आमंत्रित करना था। मैं आपको जमीन का एक टुकड़ा देने के बारे में सोच रहा था जहां आपके लोग एक गांव बनाकर बस सकें। लेकिन ये देखकर कि आपके लोग बाहरी लोगों से कितनी नफरत करते हैं, मैंने अपना इरादा बदल दिया है। मेरे पास आपके लोगों के लिए एक और प्रस्ताव है। मानव जानता था कि अगर उसने यहाँ रहने वाले लोगों को अपने इलाके में बसने के लिए कहा तो उसे इस गांव से निकाल दिया जाएगा। ओह, मुझे आश्चर्य है कि इस्तारिन राज्य के राजा का हमसे क्या प्रस्ताव है। बूढ़ा आदमी स्वाभाविक रूप से जानता था कि मानव क्या मांगने वाला है। जाचारी ने कई पीढ़ियों से इस गांव को आंधी और तूफान से बचाया है। वह भूल गया है कि वह कब से इस गांव का नेता है। भविष्य में तीनों राज्य इस आगामी घटना में शामिल होंगे। अगर ऐसा होता है तो मेरे राज्य के बचने की संभावना कम है, लेकिन मैं एक ऐसी टीम बनाकर इस संभावना को बढ़ा सकता हूं जो मुझे दुश्मन सैनिकों की गतिविधियों के बारे में अपडेट रख सके। माजिन जाति उन विशेष जातियों में से एक है जिनका जन्म केवल हत्या और घुसपैठ के उद्देश्य से हुआ है। माजिन जाति का प्रत्येक सदस्य एक अनोखी क्षमता के साथ पैदा हुआ था जो उन्हें परछाई से पार जाने की अनुमति देती थी। मैंने पहले ही एक हत्यारा दल बना लिया है। हत्यारा दल के सदस्य अभी भी तैयार नहीं हैं। नाथन भी अभी तक अपनी पूरी ताकत वापस नहीं पा सका है। नाथन अकेले सब कुछ नहीं कर सकता। मुझे माजिन जाति के लोगों की मदद की जरूरत होगी। इस नीच आदमी को माफी मांगनी पड़ेगी। मेरे लोग युद्ध में भाग नहीं लेना चाहते। मानव के चेहरे पर निराशा नहीं दिखी। उसने खुद को शांत करने के लिए चाय पी। मैं उन्हें शाही सोने में मासिक वेतन देने के लिए तैयार हूँ। महाराज, ये पैसे की बात नहीं है। मेरे लोग बाहरी दुनिया से बातचीत करने के बजाय यहीं रहना पसंद करते हैं। मैं समझता हूँ, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस गांव के माजिन बाहरी लोगों को क्यों पसंद नहीं करते? बहुत समय पहले कुछ मानव व्यापारी हमारे पास व्यापार करने आए थे। मैं चाय, जादुई जानवरों की खाल और हड्डियाँ और जंगल में मिलने वाली जड़ी बूटियाँ देने को तैयार हो गया। कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा। मानव व्यापारी महीने में एक बार हमसे मिलने आता था। हम उससे अपने कपड़े, हथियार, खेती के औजार और नमक लेते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, सब खुश थे, लेकिन वह दिन आ गया। मानव ने गांव के मुखिया की आंखों में उदासी और पछतावे को देखा। एक दिन उस मानव व्यापारी को हमारी एक महिला माजिन पसंद आ गई। सब कुछ ठीक चल रहा था और एक महीने बाद सारा नाम की उस मानव और महिला माजिन दोनों ने शादी कर ली। सारा और उसके पति ने गांव में ही रहने का फैसला किया। सारा का पति हर महीने गांव में 10 दिन बिताता था, लेकिन एक दिन सारा का पति कभी वापस नहीं लौटा। हमने अपने पुरुष माजिनों को जरा का शहर में उस व्यापारी की तलाश में भेजा। बाद में हमें पता चला कि वह मानव व्यापारी एक घिनौना इंसान था। वह गांव गांव जाता और हर गांव की एक औरत से शादी करता। उस समय सारा उस आदमी के बच्चे से गर्भवती थी। सच्चाई जानने के बाद हमने उस मानव व्यापारी को मार डाला, लेकिन इस घटना ने गांव के माजिन के मन में एक बुरी रूढ़िवादी छवि छोड़ दी। ये पहली बार था जब हमने किसी बाहरी व्यक्ति के साथ खुलकर बात करने की कोशिश की थी। तब से गांव में कोई भी बाहरी व्यक्ति को पसंद नहीं करता। वाइवन हमला। मानव और जैकरी ने एक दूसरे को देखा। अगले ही पल दोनों ने प्रतिक्रिया दी और बाहर आ गए।
जैकरी अपनी परछाई की मदद से चलने की जन्मजात क्षमता का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़े। क्या बकवास है, मानव ने अपना सिर उठाया जब उसने काले वाइवन को गांव पर हमला करते देखा। वाइवन की पूंछ जहरीले सांप जैसी थी, दो काले पंख जो 3 मीटर लंबे थे और 2 पैर। वाइवन 7 मीटर ऊंचा था। सब लोग जल्दी करो और भूमिगत शरण स्थल पर चले जाओ, हम इस वाइवन से नहीं लड़ सकते। पूरा गांव अफरा तफरी में था। वाइवन के हमले से पूरे गांव का 10वां हिस्सा पहले ही तबाह हो चुका था। मानव ने अपने लाल पंख फैलाए और आकाश में उड़ गया। वाइवन ने मानव को देख लिया। उसने तुरंत अपना ध्यान मानव की ओर लगाया। गांव का हर माजिन एक पल के लिए रुककर देखने लगा कि क्या हो रहा है। ये वाइवन दूसरे क्रम के शिखर पर होना चाहिए। गर्जना, एक भयंकर गर्जना के साथ वाइवन ने अपनी पूरी गति से क्रिम्सन ड्रैगन पर हमला किया। जब वाइवन लगभग 15 मीटर दूर था तो उसने अपना मुंह खोलकर अपने तीखे नुकीले दांत दिखाए और क्रिम्सन ड्रैगन पर काली ज्वाला की एक लहर छोड़ी। तो ये काली ज्वाला है। इस संसार में ज्वालाएं कई श्रेणियों में विभाजित हैं। साधारण अग्नि नारंगी रंग की होती है जबकि उसका सिरा लाल होता है। कुछ व्यक्तियों में अलग अलग रंगों की ज्वालाएं हो सकती हैं। काली ज्वाला का उपयोग तब किया जा सकता है जब अंधकार तत्व को अग्नि तत्व के साथ मिला दिया जाए, जिससे एक शक्तिशाली ज्वाला का निर्माण होता है। आमतौर पर अग्नि और अंधकार में प्रकृति वाले प्राणी काली ज्वाला का उपयोग कर सकते हैं। जादुई जानवरों के लिए कुछ अनोखे जानवर काली ज्वाला का उपयोग करने की क्षमता रखते हैं। ये वाइवन उन अनोखे जादुई जानवरों में से एक है। स्वर्गीय ड्रैगन की लाल लौ के सामने काली लौ कुछ भी नहीं है। 15 मीटर आकार की काली लौ की लहर को देखकर, जो स्वर्ग और पृथ्वी को निगलने की धमकी दे रही थी, ऐसे विनाशकारी हमले के सामने राजा अभी भी समुद्र की तरह शांत दिख रहा था। क्रिम्सन ब्लेज, वाइवन के हमले को रोकने के लिए मानव ने लाल रंग की एक छोटी सी लौ तैयार की थी। हालांकि काली लौ शक्ति के मामले में लाल लौ के आसपास भी नहीं पहुंच सकती थी, फिर भी उस हमले में मानव रूप में मानव को नुकसान पहुंचाने की शक्ति थी। बूम, जैसा कि उसने सोचा था, क्रिम्सन ज्वाला की इच्छा इतनी शक्तिशाली थी कि उसने काली ज्वाला की विशाल लहर को काला कर दिया। दोनों हमलों के बीच टकराव से एक जबरदस्त विस्फोट हुआ जिससे एक पल के लिए आसमान काले धुएं से ढक गया। वाइवन को आखिरकार होश आया। लाल रंग की लौ देखकर वाइवन की अंतरात्मा समझ गई कि यह लौ उसके लिए बेहद खतरनाक है। उसकी आंखें जो पहले गुस्से से भरी थीं, अब डर से भर गईं। जब धुआं छट गया तो वाइवन रुक गया और डरकर मानव की ओर देखने लगा। काफी हो गया, या और चाहिए? वाइवन ने बार बार सिर हिलाया। मानव ने भी अपने पहरेदारों को ढीला छोड़ दिया। अब जब वाइवन से निपट लिया गया था तो उसे गांव के नेता के साथ दोबारा बात करनी थी। अद्भुत, ये सोचकर कि मैं एक ऐसा प्राणी ढूंढ पाऊंगा जो पौराणिक क्रिम्सन ज्वाला का उपयोग करने में सक्षम है। मुझे अपने प्रयोग के लिए तुम्हें पकड़ना होगा। काले तूफानी बादलों के नीचे कई वाइवन माजिन गांव की ओर उड़ रहे थे। उनके पीछे 2 काले 7 मीटर लंबे वाइवन थे। एक वाइवन था जो दूसरे वाइवन से थोड़ा अलग दिख रहा था। ये वाइवन 10 मीटर लंबा था। हालांकि दूसरे वाइवन से अलग, इसके शरीर के चारों ओर लगातार नीली बिजली चमक रही थी। इस वाइवन की आंखें बिल्कुल काली थीं, कोई सफेद हिस्सा नहीं था। वाइवन पर सवार एक आदमी काला लबादा पहने हुए था। उस आदमी के हाथ में 2 मीटर लंबी हड्डी की एक काली छड़ी थी। मैं ऐश हूँ, मुझे माफ करना, आप फिर कौन हैं? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, थम्स अप का चिन्ह, शेयर और सब्सक्राइब बेल करना मत भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, यहीं माय नॉवल रूम पर 1।